के साथ इस आज की तृतीय सत्र को डॉक्टर अनूप जी के साथ पहला सत्र है इस श्रृंखला का प्रेरणा। हम तीसरे सत्र में जा रहे हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं और ब्रह्मनाद के साथ इसको प्रारंभ करते हैं। अपने स्थान पर ब्रह्मनाद करेंगे। ओ ओ स्वस्थ। मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करता हूँ प्रेरणा कार्यक्रम की इस तीसरी श्रृंखला में। और प्रशिक्षण विभाग ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित है बहुत महत्वपूर्ण आयोजन। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। विद्या भारती के तज्ञ लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे जो वरिष्ठ हमारे अनुभवी मार्गदर्शक हैं, उनके परिचय और इसकी प्रस्ताविकी के लिए अपने ब्रज प्रांत के माननीय प्रशिक्षण प्रमुख, प्रशिक्षण संयोजक के नाते हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब से मैं आग्रह करता हूं आज के इस प्रेरणा कार्यक्रम श्रृंखला तृतीय का प्रस्ताविकी और हमारे अतिथि का, विशेषज्ञ का परिचय कराने की कृपा करेंगे। डॉक्टर अजय शर्मा जी, प्रांत शैक्षिक प्रशिक्षक प्रमुख। आदरणीय शर्मा जी। धन्यवाद श्री शशांक जी। हम सभी का सौभाग्य है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जब मौसम एबनॉर्मल सा रहता है, ठंड अपने चरम पर होती है, हम ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं। इसमें ये तीसरा बोध कार्यक्रम है और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, छात्र विकास से संबंधित और ड्रॉप आउट कम हो और छात्र विद्यालय में आकर प्रसन्न रहें, इस विषय से संबंधित। और जो अधिकृत वार्ता हम सुन पाएंगे, जैसा कि शशांक जी ने कहा, डॉक्टर अनूप गुप्ता जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जीएलए के वाइस चांसलर हैं। आप अंग्रेजी में पीजी किया है, एमफिल किया है और पीएचडी किया है। सभी में वो टॉपर रहे हैं। एमबीए आपने किया है और एग्जीक्यूटिव एमबीए आईआईटी बॉम्बे से भी आपने अपने बैच के टॉपर स्टूडेंट के रूप में किया है। हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका से भी आपने अध्ययन किया है और उसमें पीजी किया है। तकनीकी दक्ष आप हैं, यानी जितनी भी तकनीकियां हैं, एआई है, सभी में आपका जानकारी है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। देश के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हालांकि इस समय एक यूनिवर्सिटी में बड़ा दायित्व होने के कारण कुछ व्यस्तताएं अधिक हैं, फिर भी जो क्षमता उनमें है वो अद्वितीय है। यूजीसी, नाक, एनआईआरएफ, एआईसीटीई में सभी का उन्हें सम्यक ज्ञान है। सामाजिक क्षेत्र में भी स्वयं भी करना और लोगों को प्रेरित करना, उसमें आपकी रुचि रही है। अपना जो ब्रज क्षेत्र शिक्षा कायाकल्प है, उस न्यास के आप मान्यवर उपाध्यक्ष भी हैं। पूरे जीएलए विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान, जो सरकारी स्कूल हैं
प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज, उनके जीर्णोद्धार में स्वयं करना और करवाना, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब को शैक्षिक जगत का और विशेषकर एकेडमिक एक्सीलेंस का बहुत बड़ा अनुभव है। उन्हीं की मार्गदर्शन में आज जीएलई विश्वविद्यालय विश्व पटल पर भी चमक रहा है। मैं उनकी उपस्थिति पाकर ब्रज प्रदेश विद्या भारती को धन्य मान रहा हूं। आप सभी प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य या फिर वरिष्ठ सहायक जो इससे जुड़ेंगे वो उस विषय को आत्मसात कर पाएंगे। हम अपने हिसाब से इसमें काम करते हैं। जब एक्सपर्ट की राय हमें मिल जाती है तब उसमें हो गई 2-8 हो चार गई। चांद हमारी व्यवस्था में चार चांद लगते हैं। जैसा कि श्री शशांक जी ने कहा है, हम सब ऑनलाइन मीटिंग्स जानते हैं, बड़े लोग हैं, अपने को म्यूट रखें और अपना वीडियो ओपन रहने दें। ओपन रहने पर लगता है कि हम उसे चेष्टा से सुन रहे हैं, तो लेकिन अपने को म्यूट रखें। जब आवश्यकता हो अनम्यूट करें, बोले, जवाब दें और तुरंत फिर अपने को म्यूट कर लें। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा ताकि सबको लगेगा कि हम भी समझदार सुनने वाले हैं ही। एक आज का ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 कार्यक्रम हमारे प्रधानाचार्यों के लिए हुए थे। एक चौथे कार्यक्रम की सूचना मैं अभी दे रहा हूं। 15 जनवरी सायंकाल 7 बजे अपने राष्ट्रीय महामंत्री मान्यवर देशराज जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। ये इस माह की ये अंतिम व्याख्या होगी। उसमें वो प्रबंध समिति और कार्यालय प्रबंधन इसके लिए समर्पित कार्यक्रम होगा। उसमें विद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और प्रधानाचार्य, ऐसे 6 लोग प्रत्येक विद्यालय से जुड़ने की अपेक्षा है। अगर कहीं सह प्रबंधक नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, उपाध्यक्ष नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो है वो जुड़ेंगे। अधिकतम 6 लोग एक विद्यालय से जुड़ सकते हैं। अन्य का ऐसे ही आज का कार्यक्रम जो है हमारे, क्योंकि विषय इस प्रकार का है, हमारे प्रधानाचार्य अगर ऐसी व्यवस्था उन्होंने की हो, कई ने की है मुझे जानकारी है, नहीं तो अब भी किसी से करवा सकते हैं। ये लिंक तो लिमिटेड है, लेकिन अपने इस लिंक से व्यवस्था करके वो अपने आचार्य को भी बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल टाइम है। श्री शशांक जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर साहब का स्वागत मैं ब्रज प्रदेश की ओर से कर रहा हूं। अपने ब्रज प्रदेश के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। श्री शशांक जी बाद में समापन के समय उनके बारे में भी बताएंगे। और शशांक जी से मेरा आग्रह है कि वे कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी। हम सब जानते हैं कि पूरे प्रांत में आपके द्वारा प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ और लगातार कराए जा रहे हैं, तो हमें उनका भी लाभ मिल रहा है। आप सब जानते हैं वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और एक ऐसे अनुभवी शिक्षाविद हैं जिनका लाभ हम सब विद्या भारती के प्रधानाचार्य जी ले रहे हैं। अपने मध्य में आज जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी हमारे मध्य में हैं, तो आपको सीधे उनसे आग्रह करूंगा, उनसे जुड़ेंगे। फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी एंड व्हाई स्टूडेंट डोंट लाइक स्कूल्स, ऐसा एक टॉपिक है जिस पर आदरणीय गुप्ता जी चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो कि स्कूल एजुकेशन में है। वो यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं और उनके पास जब बच्चे 12th के बाद पहुंचते हैं तो उनकी जो साइकोलॉजी है वो उन्होंने अच्छे से रीड की है। मैंने भी पास में बैठकर कभी अनुभव मिला है, देखने को मिलता है, बच्चे को रीड करते हैं और लगता है कि स्कूल क्यों ड्रॉप आउट में जा रहे हैं बच्चे, क्यों मन नहीं कर रहे हैं। अच्छे अच्छे स्कूल्स में बच्चे नहीं है,
ऐसे एक विशेष व्याख्यान के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर अनूप कुमार गुप्ता जी से, वाइस चांसलर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। आदरणीय प्रोफेसर अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। सबसे पहले तो मैं आपका और डॉक्टर अजय शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य मौजूद हैं, और मैं कुछ जगह देख रहा हूं कि सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वीडियो में बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और वो अगर अपना हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं कि उनको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है या नहीं, हाथ खड़ा करके बताएंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है आवाज। हाथ खड़ा करके बताएंगे, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपके यहाँ अच्छे संसाधन हैं, अच्छा इंटरनेट उपलब्ध है। तो आज मैं कुछ नए विषय पर बोल रहा हूं जिस पर मैं पहले नहीं बोला। पहले मैं दूसरे विषय पर बोलता था, लाइफ स्किल पर बोलता था। तो आज मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूं कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पर, और बच्चों को स्कूल क्यों पसंद नहीं आते, इसके बारे में एक जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये दो सिद्धांत पर मैं आज बात करूंगा। आवाज आ रही है? तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो हमेशा बड़ी रेलेवेंट होती हैं, बड़ी रेलेवेंट को बोलेंगे, बड़ी बड़ी संदर्भ सारगर्भित होती हैं, खासकर बच्चों की एजुकेशन के बारे में। तो पहली कहानी मेरी बड़ी पुरानी है। 12वीं शताब्दी का एक सूफी फकीर हुआ, सूफी संत हुआ या सूफी कवि हुआ, जिसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। ये आप बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे, और इसको थोड़ा सा गहराई से अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है आपको कुछ अंतर पता लगेगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन की खिड़की पर एक दिन एक अनजान सा पक्षी आकर बैठ गया। पक्षी जब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मौसम बदलने पर, तो वो कई कई हजार मील की यात्रा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से चले भारत आ गए, और वो एक ऐसा विज्ञान कहता है कि वो एक बड़े अलग टाइप के ग्रुप में उड़ते हैं, जिससे उनको बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है उड़ने के लिए। तो शायद उस ग्रुप में से एक पक्षी भटक करके और थक करके, चूर होकर के मुल्ला नसरुद्दीन की खिड़की पर आ गिरा। मुल्ला की नजर पड़ी। मुल्ला उसको अपने घर के अंदर ले आए और देखा कि वो पक्षी बड़ा धूल धूसरित था, धूल मिट्टी उसके परों पर जमी थी, बड़ा भूखा प्यासा सा था, बड़ा निढाल सा था। अच्छा, वो पक्षी जो है वो कुछ कुछ तो मिलता जुलता था कबूतर से, लेकिन वो कबूतर था नहीं, वो कोई अनजान पक्षी था। मुल्ला ने केवल कबूतर देखा था। तो मुल्ला उसको घर में लाए, उसको नहलाया धुलाया, उसकी धूल साफ करी, उसके थोड़े से पर काटे, थोड़ी सी कलगी को काटा, और थोड़ी सी उसकी चोंच को घिसा रेती से, और उसको बिल्कुल कबूतर जैसा कर दिया, और बोले अब तुम कुछ खाओ और उड़ जाओ। क्या वो पक्षी अब उड़ सकता था? वो पक्षी अब नहीं उड़ सकता था, क्योंकि वो कबूतर नहीं था, वो कोई दूसरा पक्षी था। हमें सोचना है, हम सबको सोचना है कि क्या हम बच्चों के साथ भी ऐसा ही नहीं कर रहे अपने स्कूल और अपने विश्वविद्यालयों में, कि जो अलग अलग किस्म के पक्षी हैं, जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक हैं, हम उनको एक ही मोल्ड में ढालकर सबको वैसा ही एक जैसा बना दे रहे हैं, जैसा कि सब कबूतर हों। अगर ये बात हम सबको एक शिक्षक की भांति समझ में आ जाए, तो हम बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना भी जरूरी है। हमारा ये जो मास एजुकेशन का सिस्टम है, जिसमें हम
सबको पढ़ाई कराते हैं, वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया, औद्योगिक क्रांति जो आई, और वो आई करीब 18वीं शताब्दी के शुरू में, जब स्टीम इंजन बना, तब बहुत सारे लेबरर्स की और बहुत सारे जिसको कहना चाहिए कौशल वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, और उसकी वजह से ये मास एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ। ये जो मास एजुकेशन का सिस्टम है, ये बहुत कुछ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं या इंडस्ट्रियल नीड के जो प्रिंसिपल्स हैं उससे मेल खाता है। और आने वाले समय में मैं आप सबको आगाह कर दूं कि ये सिस्टम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सिस्टम है, या जो इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक जगत की जो आवश्यकताएं हैं, वो एक लीनियर ढंग से चलती है, एक प्लेन में चलती हैं। वो एक कंफॉर्मिटी, आप कंफॉर्मिटी समझते हैं? कंफॉर्मिटी को कहेंगे कि एक निश्चितता में चलती है, कि ऐसा ही चाहिए, मशीन को ऐसा ही करना होगा। मैं जस्ट उसमें 15 मिनट में मेरा सबसे निवेदन है कि वो अपने माइक को ऑफ कर ले, और जब जिसको कोई सवाल पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज कर दे। इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है नीचे, तो वो हैंड रेज करके आप बातचीत कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्फॉर्मिटी का मतलब है एक निश्चितता, निश्चितता की बात होती है, और लीनियरिटी की बात होती है, और फिक्स चीजों की बात होती है। जबकि असल जिंदगी जो है वो ऐसी नहीं होती है। असल जिंदगी बड़ी डायनामिक होती है। असल जिंदगी में बड़ी एडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है। मशीन वो काम नहीं कर सकती जो असल जिंदगी में हम करते हैं। कितना भी एआई आ जाए, कितना भी कंप्यूटर विकसित हो जाए, वो अभी मनुष्य की तरह वो काम नहीं कर सकता। आपकी अलमारी में किताब है, ऊपर के हिस्से में है, आप अपनी पूरी कमर मोड़ के हाथ डाल के जब उस किताब को सफाई करते हैं या धूल झाड़ते हैं, अभी वो कंप्यूटर्स या रोबोट्स नहीं कर सकते। तो हमारी जो देखने की क्षमता है, हमारी जो चलने की क्षमता है, वो अभी हमारी बहुत ज्यादा विकसित है। निश्चित तौर पर जो सोचने की क्षमता है, उसमें कंप्यूटर्स बड़े आगे निकल गए हैं। अगर आप शतरंज का एक सॉफ्टवेयर ले लें और उससे compete करें, तो हमारे यहाँ का बुद्धिमान से बुद्धिमान शतरंज का खिलाड़ी उस कंप्यूटर को शायद हरा नहीं पाएगा। कैलकुलेटर गणनाएं करने में अगर आप कंप्यूटर का मुकाबला करना चाहें, तो सामान्यतः हमारे विश्व के कोई भी नागरिक उसका मुकाबला न कर पाए। एक आध को छोड़ दीजिए, कोई शकुंतला देवी हो गई या कोई हो गई। तो आपको एक बात समझनी है सबसे बड़ी, कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। और अगर देखिए, एक जो टीचर है उसका जो सबसे बड़ा कार्य है, वो जानते हैं क्या है? वो पढ़ा, एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऑर्डिनरी टीचर पढ़ाता है ना। एक अच्छा टीचर एक्सप्लेन करता है। एक सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, करके दिखाता है। लेकिन एक जो ग्रेट टीचर होता है, वो इंस्पायर करता है, वो प्रेरणा देता है। हम बड़ी गलत फहमी में रहते हैं कि हमें बड़ा ज्ञान है। एक तो बड़ी मुश्किल बात यह है कि जब हम स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और नीचे बच्चे होते हैं और हम उनसे 1 फुट ऊपर खड़े होते हैं, और हमारे आते ही बच्चे सावधान में खड़े हो जाते हैं, हमारे जाते पे खड़े हो जाते हैं, आते पे खड़े होते हैं, वो हमारे अहंकार को बड़ा पोषित करते हैं। हमें अहंकार की आवश्यकता नहीं है। हम असल में बच्चों से बहुत दूर हो गए हैं। उसके कारण हम बच्चों को और अपने बीच में एक अंतर हमने क्रिएट किया हुआ है। उस अंतर को मिटाने की भी आवश्यकता है। 112 अभी पार्टिसिपेंट, टीचर का 114। अभी टीचर का जो रोल है वो पूरी तरह से बदल रहा है। छोड़ दो इसको, फिर मैं बात है। टीचर का जो रोल है वो बदल रहा है। जिसको पुराने जमाने में कहते थे अ टीचर इज अ सेज ऑन अ स्टेज, वो स्टेज पे खड़ा हुआ एक सन्यासी है, संत है, महात्मा है, ज्ञान का भंडार है, वो अब नहीं है। क्योंकि अब हमसे ज्यादा ज्ञान हमारे बच्चों को है।
देखिए, मैं अभी एक पीपीटी तैयार कर रहा था आपसे शेयर करने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे कैनवा में एक अच्छा सा आवाज नहीं। पीपीटी बना के दो, और मेरी बेटी ने कैनवा में पीपीटी बनाया। अब कैनवा से डायरेक्टली शेयर कैसे करूं मैं जूम पर, तो वो मुझे इससे सीखना पड़ा। तो एक तरीके से हमारे बच्चे अब हमारे से ज्यादा योग्य हैं, तो फिर हमारा काम क्या रह गया? हमारा काम है उनको प्रेरित करना, उनके अंदर जिज्ञासा का भाव पैदा करना। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते समय भी हमें प्रकृति ने बड़े सारे क्यूरियोसिटी दी है, बड़ा सारा हमको, जिसको बोलते हैं कि लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ वंडर्स दिया है। एक बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, और आप देखें कि एक बच्चा बचपन से ही बड़ा रिबेल होता है, बड़ा विद्रोही होता है, सवाल पे सवाल पूछता है। मैं अपने भांजे को, जब मेरा भांजा छोटा था, मेरी बहन का बेटा अंकुर, मैं जब उसको बस में कभी कभी मुरादाबाद से चंदौसी ले जाता था, रास्ते भर इतने सवाल पूछता था, ये बस कैसे चलती है, इसमें ये हॉर्न कैसे बजता है, और ड्राइवर ये कैसे मोड़ता है, और आसमान में बादल क्यों होते हैं, चिड़ियां कैसे उड़ती हैं। और आसपास के लोग सुना करते थे, और वो आश्चर्य करते थे कि बच्चे कितना सवाल पूछते हैं। बच्चे बादलों से लेके हमारे रीति रिवाज, हमारी सृष्टि, हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। और कई बार हम बच्चों को कहते हैं बस ये ऐसा ही होता है, हमारे पास जवाब नहीं होते, और हम कहते हैं बस ऐसा होता है इसलिए होता है। ये हमारा जो डिफॉल्ट स्टेट है, बाय डिफॉल्ट बच्चा पैदा होता है क्यूरियस। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने भी एक लाइन कही है, और उसने कहा है, अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन। एक बच्चा एक बड़े का पिता होता है। वो इसी सेंस में कहा है कि वो ज्यादा क्यूरियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, देखिए पिकासो ने भी एक बात कही, पिकासो ने कहा एक बार कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट पैदा होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हम उस आर्टिस्ट को अपने अंदर जिंदा रखें। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था कि एक कक्षा में एक ड्राइंग की कक्षा हो रही है, और उस ड्राइंग की कक्षा में एक छोटी सी बच्ची बड़े मगन होके एक ड्राइंग बना रही है। जो टीचर है वो आश्चर्यचकित है कि ये बच्ची तो बड़ी शरारती है, ये गणित में बड़ी शरारत करती है, अंग्रेजी में बोलती रहती है, क्लास को ध्यान से करती नहीं है, आज ये कैसे इतने शांत स्वरूप में अपनी ड्राइंग बना रही है। तो वो उस बच्ची के पास जाती है टीचर, छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से 5-6 बरस की होगी, 6 बरस की होगी, और वो उस बच्ची से कहती है कि तुम क्या बना रही हो। और वो बच्ची कहती है कि मैं भगवान की तस्वीर बना रही हूँ। और टीचर कहती है उससे कि लेकिन भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। और वो बच्ची कहती है कोई बात नहीं, देखा नहीं तो अभी 2 मिनट के अंदर सब देख लेंगे। यानी मैं जो भगवान बना रही हूँ वही भगवान होते हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये उस बच्चे की जो जिज्ञासा है, इसको हम धीरे धीरे करके मार देते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़, आपको समझना पड़ेगा कि कैसी शिक्षा हमें आज की डेट में जरूरत है, और हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम कभी कभी बड़ा, मैं अभी बीएड की क्लास में बात कर रहा था, तो बीएड की क्लास में बच्चे बोले हम टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम उनको देना चाहते हैं। मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या नॉलेज है, क्या बताना चाहते हो, और बहुत सारी बातों में डिस्कशन हुआ। और उनके जो प्री कंसीव्ड नोशन थे, प्री कंसीव्ड जो परसेप्शन थे, वो टूटने लगे बात करते करते समय। उनको लगा कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका एंटीथीसिस भी मौजूद है। हर चीज जो हम बोलते हैं उसका उल्टा भी मौजूद है। ये बहस की बात है, आप देखते हैं बहस में, देखते हैं आप टेलीविजन पर देखते हैं, जितनी भी बहसें आती हैं हर चीज का, तो वो उस वैज्ञानिक मनोवृत्ति को जागृत कराना, उस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जागृत कराना, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। मैं एक छोटी सी पीपीटी आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताइएगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? शशांक, आप बताएंगे कि दिखाई दे रहा है? ओके ओके, एक प्लीज और लोग अपनी माइक को म्यूट कर लेंगे।
तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक था वो था फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी इन स्कूल। क्या हम स्कूल में क्यूरियोसिटी की संस्कृति को ला सकते हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ एहसास जी, हाँ एहसास जल्दी से बोलो, मैं वर्कशॉप में हूँ। हाँ मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। पीपी व्हाट्सएप पे आया है क्या? हाँ, 72 90 55, 72 90 55 जी। जी, तो अगर हम इस संस्कृति को बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर पाए तो ये सबसे बड़ा काम होगा आपका, कि आप बच्चों के अंदर जिज्ञासा की कल्चर पैदा कर दें कि वो सवाल पूछ सकें। हम अक्सर सवाल पूछने से रोक देते हैं बच्चे को, और उसी के कारण क्या होता है कि जो हमारा कल का विद्रोही बच्चा था उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं, उसको एक ऐसी वेंडिंग मशीन में बदल देते हैं जिसमें पहले से सोची समझी गई ओपिनियंस आते हैं। ये देखिए हम सब टीचर्स के साथ भी होता है, हम भी सवाल नहीं करते हैं कई बार। तो मेरा कहना यह है कि आपसे भी जब कहा जाए तो आप भी सवाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उन सवालों के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारे भी जो बच्चे हैं उनका जो इमेजिनेशन के पर हैं, उनकी जो कल्पनाओं के पर हैं, उनको कतर दिया जाता है। उनकी जो इंक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा है, उसका जो क्रेस्ट है, उसकी जो कलगी है, उसको हम काट देते हैं। और जो क्यूरियोसिटी के बाद जो सवाल आते हैं उन सवालों को भी हम खत्म कर देते हैं। और इस तरीके से अभी क्या होता है, अभी आपसे मैं पूछूं, मैं आप समझिए आपसे मैं कोई पूछूं ना, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, आपका रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है, आपका डाइट के बारे में क्या ख्याल है, तो बिल्कुल पकी पकाई आपके मन की जो अ, जिनको कहते हैं व्यू पॉइंट्स हैं, जो परिकल्पना है, वो आप झट से बोलना शुरू कर देते हैं। इसको मैं बोलता हूं ये इंटेलेक्चुअल फास्ट फूड है। ये रिगर्जिटेशन है। ये ये इसको बोलेंगे हम कि ये सिग्नेचर डिश है इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन की। इसको मैं इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन बोलता हूँ। स्टैग्नेशन समझिए जैसे एक जड़ता आ जाती है, हम उस जड़ता के बारे में बात करते हैं। बच्चे हमेशा नेचुरली क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा होती है, उन्हें सिखाई नहीं जाती, सिखाते हम कुछ उल्टा हैं। तो शिक्षा को क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो मेरी स्लाइड का तीसरा बिंदु है। एजुकेशन मस्ट प्रोटेक्ट क्यूरियोसिटी। और क्लास में हम सीधा बताना शुरू ना करें। देखिए इसका पहला सवाल, पहला पॉइंट देखिए, स्कूलों में गलत क्या है? गलत है हम आंसर्स को रिवॉर्ड करते हैं, आप क्वेश्चंस को रिवॉर्ड नहीं करते। मैं आपको सोचने का विषय दे रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ये स्वायत्तता नहीं है। आप बेशक बड़ा, आप क्योंकि बंधे हुए सोच रहे हैं, करिकुलम में बंधकर सोच रहे हैं, सीबीएसई के या यूपी बोर्ड के करिकुलम में बंधकर सोच रहे हैं। परीक्षा में ठीक है, लेकिन परीक्षा से पहले क्लासरूम में क्या आप उनके सवालों को रिवॉर्ड करते हैं? आप आंसर देने पे तो उनको एक टॉफी या गिफ्ट या इनाम देते हैं, पर क्या सवाल पूछने पर आप देते हैं? आप बच्चे को बताइए कि देर इज नो फुलिश क्वेश्चन एक्सेप्ट द वन विच इज नॉट आस्क्ड। कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता सिवाय उसके जो पूछा नहीं गया। जैसे ही आप सवाल पूछते हैं सवाल बुद्धिमत्तापूर्ण हो जाता है। तो आप सवाल पूछने दीजिए। मैं तो आज ही, हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट आए थे, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना। मैं उनसे ही पूछ रहा था कि यार सूरज कभी खत्म नहीं होगा, आप कितनी भी बड़ी आग लगाओ कभी ना कभी तो आग बुझेगी। मत लगाओ उसमें पानी, मत छिड़को, आप उसमें सब सुविधाएं दे दो, ऑक्सीजन देते रहो, लेकिन जिसकी भी आग लग रही है कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि सूरज कभी ना कभी तो खत्म होगा, बेशक खत्म हो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में, अरबों साल में खत्म हो, खरबों साल में खत्म हो, लेकिन अगर आग जल रही है तो कभी ना कभी धीरे धीरे खत्म तो होती होगी। या अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसका जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसके बहुत सारे जवाब दिए, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सवाल अगर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए मैंने हिंदी मीडियम से इंटरमीडिएट किया, और जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा तो मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं, उन अनुभव से अगर आप कुछ ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैं क्लास में जब सवाल पूछता था टीचर से, तो पहले हिंदी से मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता था मन में, फिर अंग्रेजी में अनुवाद करके मैं सवाल पूछता था, तब तक टीचर कहीं आगे निकल जाता था। कई सवाल बड़े मूर्खतापूर्ण होते थे और टीचर मेरी मजाक भी बनाते थे। लेकिन क्यों मैं उस मजाक से नहीं डरा, आपको आश्चर्य होगा। मैं जब वो मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता था और टीचर उसकी मजाक बनाते थे, और जब टीचर हंसते थे तो क्लास के सारे बच्चे भी हंसते थे। लेकिन बढ़िया बात क्या होती थी, जब मैं क्लास के बाहर निकलता था तो वही बच्चे जो हंस रहे होते थे, वो हल्के से मेरे पास आके कहते थे, अनूप यार बड़ा अच्छा किया तूने पूछ लिया, पता हमें भी नहीं था। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम केवल खामखा या बेकार में हम झिझक रहे होते हैं। तो हमें जो मिस्टेक्स का जो फियर है, हम वो डेवलप कर देते हैं बच्चों में। हम फेलियर होने को स्टिग्मेटाइज करते हैं, स्टिग्मेटाइज समझते हैं ना, हम उसको टैबू मानते हैं। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, वो टैबू है, हम बताते नहीं है, है ना। किसी को लेप्रेसी हो जाए, हम बताते नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियों को हम छिपाते हैं। इसी तरीके से हम फेल होने को भी बड़ा स्टिग्मेटाइज करते हैं, यानी बड़ा टैबू बनाते हैं, बड़ा खराब मानते हैं। और बच्चे इस चक्कर में, आपने देखा कितने बच्चे इस चक्कर में आत्महत्याएं करते हैं। आईआईटीज हो, हमारे विश्वविद्यालय में भी काफी बच्चे ऐसा करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, फेलियर के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर फेलियर के डर से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब कहीं ना कहीं उन आत्महत्याओं के दोषी हैं। तो फियर ऑफ मिस्टेक्स डेवलप्स। तो हम डर पैदा करते हैं, हम आंसर्स को रिवॉर्ड ना करके क्वेश्चंस को रिवॉर्ड करते हैं। ये मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सवाल पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। और जैसा मैंने कहा, यूनिफॉर्म टीचिंग इग्नोर्स यूनिकनेस, कि अगर आप सबको कबूतर बना देंगे तो उनकी जो यूनिकनेस है वो हट जाएगी। अभी धीरे धीरे बड़ा स्पेशलाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ। जो बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ने आता है, वो 10 अलग अलग ट्रैक में पढ़ता है, क्योंकि किसी बच्चे का क्लाउड कंप्यूटिंग में मन है, किसी बच्चे का साइबर सिक्योरिटी में मन है, किसी बच्चे का फॉरेंसिक में मन है, किसी बच्चे का बिग डेटा में मन है। तो इतना अलग अलग उसकी चॉइस के हिसाब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आए हैं कि आप अपने मन के सवाल पूछिए। और अब तो नई शिक्षा प्रणाली, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप विज्ञान के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं तो म्यूजिक पढ़िए, लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, डांस पढ़ना चाहते हैं तो डांस पढ़िए। आपने अगर एक सर्टेन क्रेडिट पा लिए तो आपको एक लाइफ साइंसेज में आपको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा बच्चों को ना बड़े दिमाग ध्यान से समझना होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्या फर्क होता है सर्टेनिटी में और क्यूरियोसिटी में। सर्टेनिटी जो है वो सोचने का मादा खत्म कर देती है। आप सर्टेनिटी में सोच नहीं पाते हैं। सर्टेनिटी एक तरीके की, आप समझिए कि आपने अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनका एक जेल बना लिया है, जेल में बंद हो गए हैं, है ना। ये सर्टेनिटी या कंफर्मिटी जिसको बोलेंगे, ये इंटेलेक्चुअल हाउस अरेस्ट है। ये आपने अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया। जबकि क्यूरियोसिटी क्या है, ये जेल तोड़कर भागने की तरीका है। तो जेल तोड़कर भागना, मुझे लगता है एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम उसको हाउस अरेस्ट कर दें। ये हमें एक ऐसे बाग में घूमने की परमिशन देता है जो आइडियाज से भरा हुआ है, नए नए आइडियाज। बच्चे बड़े नए नए आइडियाज लाते हैं, है ना। हमें पता लगता है कि हर हाइपोथेसिस जो हम मानते हैं कि हम ऐसा मानते हैं, वो पता लगा है कि वो अगले टेस्ट के लिए तैयार है। अरे ये तो ठीक नहीं है। और देखिए, इसी क्यूरियोसिटी की वजह से सारी खोजें हो पाई हैं दुनिया में, जितनी भी खोज हो पाई हैं। चाहे वो गैलीलियो ने ये खोजा हो कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, और उससे पहले हम जानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो जितनी भी दुनिया में खोजें हुई हैं, वो सब इस कारण से हुई हैं कि लोगों के अंदर जानने की क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि मैं इस चीज को जान जाऊं। तो इस बात को आपने देखिए, ऐसी ऐसी कल्चर, ऐसी संस्कृति जो सर्टेनिटी के ऊपर, फिक्स चीजों के ऊपर जो कल्चर बढ़ती है, वो अपनी लिमिटेशंस को का एक दायरा बना लेती है। और आपकी जिज्ञासा
उन दीवारों को तोड़ती है और आपको जो आपके इनहेरिटेड बिलीफ्स हैं, जिनको आप मानते चले आ रहे हैं, या जो आपके सील्ड आंसर्स हैं कि नहीं इसका आंसर यही है, उनसे बाहर ले जाती है, उनसे आपको बाहर भेजती है। तो असल में ये क्यूरियोसिटी है जो दुनिया को जड़ होने से रोकती है और नई नई चीजें पैदा करती है। इसलिए मेरा फोकस है कि आप क्यूरियोसिटी पर बहुत बहुत ध्यान दें। फिक्स्ड आंसर जो है वो माइंड को फिक्स करते हैं, है ना। ये बंद मुट्ठी है, आपको मुट्ठी खुली रखनी है। देखिए, क्यूरियोसिटी और कंफर्मिटी में मैं आपको और फर्क थोड़े से बताऊं कि क्यूरियोसिटी क्या करती है। क्यूरियोसिटी आपको एक ही कहानी बार बार सुनाती है, और सॉरी, कंफर्मिटी जो है, जो सर्टेनिटी है, वो एक ही कहानी बार बार सुनाती है, जबकि क्यूरियोसिटी आपको एक नया सीक्वल देती है। सर्टेनिटी आपको कहती है एक्सप्लेन करो, क्यूरियोसिटी कहती है एक्सपीरियंस करो। सर्टेनिटी आपको एक बक्से में बंद कर देती है, क्यूरियोसिटी एक फूल का खिलना है। सर्टेनिटी लिमिट से बंधी हुई होती है और क्यूरियोसिटी जो है वो आश्चर्य से भरी हुई होती है। सर्टेनिटी दरवाजे बंद करती है और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, सारे दरवाजे बड़े रूप में खोल कर रखती है। सर्टेनिटी एक बंद सर्कल है और क्यूरियोसिटी उस सर्कल को तब तक बड़ा करती चली जाती है जब तक वो सर्कल बड़ा होकर आसमान ना बन जाए। क्यूरियोसिटी किताब बंद करती है, और सॉरी, सर्टेनिटी किताब को बंद करती है और क्यूरियोसिटी एक नया चैप्टर खोलती है। क्यूरियोसिटी आपको जो नया है, जो अननोन है, उससे फ्लर्ट करने को बोलती है, जबकि जो कंफर्मिटी है वो आपको अनजान चीजों से डराती है। कि इसलिए मैं क्यूरियोसिटी पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि क्यूरियोसिटी बहुत जबरदस्त चीज होती है। क्यूरियोसिटी सवाल पूछती है, इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करती है, क्रिएटिविटी के आइडियाज को अप्लाई करती है। देखिए, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फर्क है। देखिए, क्यूरियोसिटी जो है ना, वो ऑक्सीजन है क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सोचने की ताकत नहीं आएगी तब तक हम कैसे सवाल पूछेंगे, और सवाल अगर नहीं पूछेंगे तो फिर हमें नए जवाब कैसे मिलेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। तो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इमेजिनेशन क्या है और क्रिएटिविटी क्या है और इनोवेशन क्या है। जस्ट अ मिनट। इनोवेशन क्या है? तो देखिए, इमेजिनेशन क्या होता है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इमेजिनेशन, आप कोई भी चीज की कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना किस पर आधारित होती है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है। आप अपने दिमाग में वो इमेजेस लाते हैं जो आपने पास्ट में महसूस की होती हैं। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि एक हाथी की कल्पना कीजिए, या अपने पुराने स्कूल के बारे में सोचिए, या अपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचिए, तो आप क्या करेंगे? आप पास्ट में जाएंगे और वहां से उस इमेज को, उसकी मेंटल इमेज को, बेस्ड ऑन योर रियल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उसको अपने ध्यान में ले आएंगे। तो इस इमेजिनेशन को हम इमेजिनेटिव नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनल। तो ये इमेजिनल हुआ, कोई पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर आप पुरानी चीजों को जब दिमाग में लाते हैं, उसको हम इमेजिनल बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचो कि एक पोलर बियर है जो नॉर्मली सफेद होता है, लेकिन मैं आपसे कहूं आप हरे पोलर बियर की कल्पना करो। हरा पोलर बियर है और उसने कपड़े पहन रखे हैं और गाना गा रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ये जो आपने सोचा, ये आपने इस बात से नहीं सोचा कि आपका पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस था। पास्ट में केवल आपके पास सफेद पोलर बियर का एक्सपीरियंस था। अब आपने क्या किया? अपने दिमाग में आपने पॉसिबिलिटीज को कंपोज किया। सफेद को हरा किया, हरे को, हरे पोलर बियर को कपड़े पहनाए, कपड़े पहना के उसके हाथ में एक माइक दिया, माइक देकर आपने उससे गाना गवाया। तो ये, इसको कहते हैं इमेजिनेटिव। ये इमेजिनेटिव हुआ। पहला वाला क्या था? इमेजिनल। ये क्या हुआ? इमेजिनेटिव। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इमेजिनेटिव चीज होती है, हमें गलती से सचमुच में लगने लगती है।
जैसे अगर आप भूत को इमेजिन करो कि आदमी के पांव उल्टे हैं, सफेद है, मुंह घुमा हुआ है और अंधेरे में जा रहे हो, आपको अचानक से लगे कि ये भूत आ गया जबकि कोई आदमी है। तो जब आप इमेजिनेटिव चीज को सही समझ लेते हैं, रियल समझ लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनेशन में क्या क्या शामिल हो गया? इमेजिनेशन में शामिल हुआ इमेजिनल, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर है। इमेजिनेटिव, जो आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया उसमें कुछ और कंपोज कर दिया, और अगर उसको आप रियल समझने लगे तो वो इमेजिनरी हो गया। तो ये तीन चीजें तो इमेजिनेशन का हिस्सा हैं। लेकिन इमेजिनेशन से कोई फायदा वैसा नहीं है। आप अगर घर में बैठे बिस्तर में सोच रहे हैं कुछ, और आप सोचें कि मेरी बेटी बड़ी शरारत कर रही है, घर में कूड़ा फेंक रही है, सोचते रहिए। आप बिस्तर में बैठे कुछ भी सोच रहे हैं मन में, उससे दुनिया का कोई भला नहीं होता है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये बड़ा प्राइमरी गिफ्ट है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, है ना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ये प्राइमरी गिफ्ट मिला हुआ है। इमेजिनेशन में आप इस समय से बाहर चले जाते हैं और किसी ख्वाब की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जो सोच रहे हैं, इसको आप कुछ क्रिएट कर दें, इससे कुछ बना दें, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। हम किसी भी इंसान को ये क्रिएटिव नहीं कह सकते जो कुछ नहीं करता है ना, जो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट में क्रिएटिव नहीं हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट में मतलब, हाँ मैं बड़ा क्रिएटिव हूं, आप ऐसे कहने से क्रिएटिव नहीं हो सकते। जैसे आप प्यार को कभी बोलकर नहीं बता सकते आप कितना प्यार करते हैं, इसको करके दिखाना होता है ना। आप किसी की केयर करते हैं तो आप बताते हैं आप उसको प्यार करते हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो आप बताते हैं, है ना। आप किसी की समस्या का समाधान करते हैं, आप सिर्फ ये कह दें मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो आप नहीं मानेंगे कि आप प्यार करते हैं। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट में कोई क्रिएटिव नहीं होता। तो हम क्रिएटिव होते हैं, हम गणित में क्रिएटिव हो सकते हैं, हम विज्ञान में क्रिएटिव हो सकते हैं, हम आर्ट्स में क्रिएटिव हो सकते हैं, है ना। हम चीजों में क्रिएटिव हो सकते हैं। आप देखिए ना, जैसे अगर गुलजार साहब हैं और वो अगर लेटे हुए सोच रहे हैं गर्मी के दिनों के बारे में, सर्दी के दिनों के बारे में, बरसात के दिनों के बारे में, तो सोचते रहे। लेकिन जब वो सोचकर गाना लिख देते हैं, है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। मैं अपनी बेटी को शरारत करते हुए देखता हूँ, कूड़ा फेंकते हुए देखता हूँ, और मैं उस पर एक कविता लिख देता हूँ कि बिट्टन को जब गुस्सा आया उसके मन को कुछ ना भाया, कुर्सी फेंकी, मूड़ा फेंका, सारे घर में कूड़ा फेंका, पापा डपटे मम्मी डपटी, झल्ला कर भैया पर झपटी, मौसी भी तब आई मनाने, बिट्टन लेकिन एक न माने, नानी आई नाना आए, टिंकू मिंकू मामा आए, लाए खिलौने सुंदर सुंदर, एक था डॉगी एक था बंदर, बंदर में जब चाबी भर दी, देने लगा बिट्टन को घुड़की, डर कर बोली बिट्टन पापा, नहीं खाऊंगी अब मैं आपा। तो ये मैंने उस इमेजिनेशन को एक कविता में बदल दिया। तो जब भी कोई इमेजिन करता है कि यार मैं ये सोचता हूं कि मोमबत्ती की जगह अगर मैं एक बटन दबाऊं और बल्ब जल जाए, लाइट जल जाए, आपको बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब कोई बल्ब नहीं बना होगा, तो जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इमेजिन किया होगा, तो इमेजिनेशन तो बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन उस इमेजिनेशन को क्रिएट करने में और फिर उसको इनोवेट करने में, तो जो क्रिएटिविटी है वो अप्लाइड इमेजिनेशन है। तो आप जब भी कुछ इमेजिनेशन करें, उसको अप्लाई करें, वो क्रिएटिविटी हो गया। और जो इनोवेशन है वो अप्लाइड क्रिएटिविटी है। वो जब आप क्रिएटिविटी को अप्लाई कर देते हैं, तो सोचकर उन्होंने कुछ लिखा कि ऐसे ऐसे बल्ब बन जाता है, बन सकता है, और फिर उन्होंने उसको बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो इसका मतलब उन्होंने इनोवेशन कर दिया। आप सोचिए, आज की दुनिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत जरूरी है। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं आज सवेरे ही सेमी कंडक्टर की वर्कशॉप में, सेमीकॉन समिट में भाग ले रहा था, और मुझे पता लगा कि सेमी कंडक्टर्स ने दुनिया में क्या क्या गजब कर रखा है, कितना बदल गई है। पहले बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, है ना। और फिर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में माइकल फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। फिर जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया 1947 में, और वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते होते इतने छोटे होते चले गए कि उनका साइज आपको यकीन नहीं आएगा, 3 नैनोमीटर का साइज होता है। 1 इंच के बोर्ड पर 2.5 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं।
इंटेल के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने 1961 में, जॉर्डन मूर उनका नाम था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि हर 2 साल में इनका साइज आधा होता चला जाएगा और इनकी ताकत दोगुनी होती चली जाएगी। और ऐसा करते करते आप सोचिए, आज वो बड़ी बड़ी चीजें जो पुराने समय में एक कमरे के बराबर कंप्यूटर में आती थी, वो आज आपके हाथ में रखे हुए एक मोबाइल में उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी 1940 में पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन थी। पूरी दुनिया में जितना इंफॉर्मेशन था, वो आज आपके मोबाइल फोन में आ चुका है। और ये अभी जो 2 साल में कहा था, अब ये लगभग आज की डेट में ये 3 साल में अभी भी चल रहा है कि 3 साल में चीजें आधी होती जा रही हैं साइज में और ताकत में दुगनी होती जा रही हैं। इनोवेशन की ताकत है। आपने अगर इस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो जो सेफ क्लासरूम है, उनको अभी एनकरेज करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, रिस्क तो है, आप में ताकत होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें, है ना, मिस्टेक से सीखना सिखा सकें। अब मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि बच्चा शरारती कर रहा है क्लास के अंदर। तो ये मेरा, तो अभी जो आपका रोल है, जो मैंने शुरू में बोला कि आप क्लास में पहले से जो ना स्टेज थे, वो रोल खत्म। अब आप टीचर से गाइड बाय द साइड हो गए हो। आप बच्चे के पास खड़े हुए गाइड हो, जिसको मैंने लिखा है इसमें, रोल ऑफ अ टीचर इज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। आप अब लर्निंग के मैनेजर हो क्लास के अंदर। एनकरेज करिए क्वेश्चनिंग को और क्यूरियोसिटी के मॉडल्स बनाइए, सवाल पूछिए। देखिए, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं विवेकानंद जी की, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन क्या है? वो मैनिफेस्टेशन है उस परफेक्शन का जो मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान है। तो बच्चे के अंदर वो सब कुछ है, आपने इंस्पायर करके उसको आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। 12वीं तक की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो जरूरी है, लेकिन अब नॉलेज का जो तरीका है देने का, वो अब बदल चुका है। अब आपको एक्टिव लर्निंग के माध्यम से शिक्षा देनी होगी, भाषण नहीं देना होगा क्लास के अंदर कि आप भाषण करें। तो टीचर्स का तो रोल है कि वो आप फैसिलिटेटर हो जाए, और जो स्कूल प्रिंसिपल्स का रोल है वो क्या है कि आप स्कूल में एक सेफ कल्चर का डेवलपमेंट करें, इनोवेशन को सपोर्ट करें। बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा कि अटल टिंकरिंग लैब तो खुली है, लेकिन वो अक्सर बंद पड़ी है, क्योंकि हम भी तो विचार नहीं करते, हम भी तो किसी आइडिया को प्रमोट नहीं करते। मेरे पास बच्चे बड़े बड़े आइडिया लाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके निगेटिव पार्ट पहले देख लेता हूँ। लेकिन हमें नहीं पता होता है, उन्हीं का निस्तारण करके, उन्हीं को मोटिवेट करके उनको कहें कि इस समस्या का और समाधान लेकर आओ, इस समस्या का और समाधान लेकर आओ। तो बच्चे के अंदर जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो आप लर्निंग को ज्यादा वैल्यू करिए बजाय मार्क्स के। तो टीचिंग से हटके फोकस अब लर्निंग की तरफ होना है, और लर्निंग में कैसे होना है? क्यूरियोसिटी के माध्यम से होना है। देखिए, मैं एक और बात आपको छोटी सी बताऊं, मैं अभी एक शब्द पढ़ रहा था अंग्रेजी का, रंट, RUNT, रंट। आप में से शायद किसी को पता हो इसका अर्थ कि ना पता हो। रंट कहते हैं जब एक एक कुत्ता, एक डॉग, उसके 5-6 पिल्ले होते हैं, और जब पिल्ले दूध पी रहे होते हैं उस अपनी माँ का, मदर डॉग का, तो उसमें जो कमजोर वाला पिल्ला होता है वो पीछे निकल जाता है, क्योंकि जो ताकतवर पिल्ले होते हैं वो माँ के थन से लिपट जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो जो कमजोर वाला पिल्ला है वो कमजोर ही होता चला जाता है, और कभी कभी वो मर भी जाता है। तो रंट का मैं अगर एग्जाम्पल लूं, तो हमारे बच्चे भी, बच्चों में बहुत सारे स्लो लर्नर्स होते हैं। अगर वो स्लो लर्नर, वो अपनी लीग के एक्चुअली रंट हैं, और आपने अगर उनको मौका नहीं दिया, आपने उनको अगर आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर वो वीक से वीकर होते चले जाएंगे। तो ये जो आप जब पुरस्कृत करते हैं बच्चों को आगे बढ़ने पर, जीतने पर, है ना, अच्छे मार्क्स लाने पर, इसके बारे में भी मैं आपको फिर से बोलता हूं। और अगर विद्या भारती सोचे, तो मुझे लगता है कि विद्या भारती अपने स्कूलों में ऐसे नए प्रयोग कर सकती है। हम पुरानी चीजों पर ना जाएं, कि जहां पे सवाल पूछने पर बच्चों को इनाम दिया जाता है, जहां पर हार जाने पर भी बच्चे को
एनकरेज किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। इस तरीके की अगर हम प्रतियोगिताओं से बच्चों को बाहर ला सकें और उनको एनकरेज कर सकें डिस्कशंस के लिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पे एक बताऊं, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर देते हैं, आंसर्स भी दे देते हैं। आपसे कोई पूछे भगवान है या नहीं, आप कह देते हैं है ना। आप बच्चे को नहीं कहते भाई मुझे नहीं पता है, तुम पता करो है कि नहीं है ना। मुझे ऐसा महसूस, आप अपनी राय रख सकते हो लेकिन आप उसको कंफर्म कर देते हो, कंफर्मिटी के साथ कह देते हो कि ऐसा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है बच्चों को इस तरीके से। और इस कारण हम में से कितने ही लोग भगवान को जान पाए हैं, है ना। तो आपको एक थिंकर होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको आने वाले विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो आपको उनको फ्यूचर रेडी करना पड़ेगा, आपको थिंकर होना पड़ेगा और आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होगी। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि सर्टेनिटी वो बंद करती है मस्तिष्क को, क्यूरियोसिटी भविष्य के द्वार खोलती है। तो आप क्लासरूम्स को एक आश्चर्यजनक चीजों का से स्पार्कल होने दीजिए, बजाय उनको पुराने तरीके से चलाने के। तो ये मेरा एक पहला छोटा सा प्रेजेंटेशन था। मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं और एक दूसरे छोटे से प्रेजेंटेशन पे मैं एक आपको फिर सोचने के लिए विवश करने की कोशिश करूंगा कि आप सोचें एक बार। जस्ट अ मिनट। तब तक कोई अगर सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं जब तक मैं उस दूसरी स्लाइड को खोल रहा हूं। तब तक आप में से किसी को अगर कोई सवाल इस वाली प्रेजेंटेशन से क्यूरियोसिटी के बारे में पूछना हो, देखिए आपके पास ना बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई हम अपने स्कूलों में ये सब नहीं कर सकते, है ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सोचना तो शुरू करिए। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये कर पाएंगे, है ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप केवल पहले से वही जो मैंने बताया कि आपने अपने आप को इंटेलेक्चुअली हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो फिर किसी चीज का कोई समाधान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि आप ये सोच सकते हैं कि हम कैसे सवाल पूछने को हम प्रमोट कर सकते हैं या पुरस्कृत कर सकते हैं, कैसे हम लर्निंग को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं बजाय बजाय मार्क्स के। ये कुछ चीजें आपके हाथ में हैं। जो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट रहने दीजिए, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हम सारे टीचर्स अगर बैठकर, जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारे ग्रुप्स में आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप डिस्कस करेंगे तो नए नए विचार आएंगे, आपको लगेगा बड़ा रिवोल्यूशनरी है। और छोटे से प्रयोग से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप सिलेबस बदलिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे बच्चों को आप बहुत सारे प्रयोग दे सकते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जिनको वो सोल्यूशन करके आए, जिनके वो जवाब दें। और उसमें कोई सवाल जवाब गलत नहीं होता है, उसमें सारे सवाल सब जवाब ठीक होते हैं। आप उनको उस पर नंबर दीजिए, कम से कम उन्होंने उस विषय के बारे में सोचा तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अगर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं छोटा सा आपको एक बड़ा और शौक देता हूँ, शौक का मतलब एक झटका देता हूँ जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। वो पहला सूत्र क्या कहता है रिसर्च का, कि आपका जो पॉपुलर बिलीफ है, आप जो सोचते हैं कि हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, आपको आश्चर्य होगा नई साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग सोचने से बचता है। हम सोचने से बचना चाहते हैं और ये हम सबके साथ भी सत्य है। आप कोई भी नया काम नहीं करना चाहते, आप पता है कौन से काम करते हैं? जो आप करते चले आ रहे हैं, आप जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं वो आप करते हैं। कैसे करते हैं? तो तो बीच का जब रिकॉर्डेड आ आप जाएगा, तो मैं आपको सुना दूंगा। आप कहता है ना, जब सब लोग चले जाते हैं तो मन दूसरों का भी ये लगता है कि मैं कौन उठाऊंगा। ठीक है ना? हाँ मैं शुरू करूं जी। तो
तो हमारा दिमाग जो है ना वो थिंकिंग में बहुत अच्छा नहीं है। थिंकिंग जो है वो बड़ी स्लो है और बड़ी अनरिलायबल है, बड़ी अविश्वसनीय है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं और सोचने को एंजॉय करते हैं, मेंटल वर्क को एंजॉय करते हैं। वो तभी करते हैं एंजॉय जब वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो वो सोचने से बचेंगे। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर आप बच्चों को जरा सा भी ऐसा डिफिकल्ट सवाल देंगे जिसको हल कर पाने में उनको मुश्किल हो रही है, तो वो सोचने से बचेंगे, और इसलिए वो बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते। तो पहला जो नियम है, ये इसके एक्चुअली 9 प्रिंसिपल है। मैं आज केवल एक ही प्रिंसिपल पर 10 मिनट बात कर पाऊंगा, उसके बाद सवाल जवाब लेते हैं हम। मैं 3-4 मिनट और बोलने की कोशिश करता हूं। तो लोग क्यूरियस होते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं, लेकिन हम नेचुरली अच्छे थिंकर नहीं होते हैं। कब नहीं होते? जब तक नहीं होते जब तक कि हमारा जो कॉग्निटिव कंडीशंस है वो अगर राइट है तो हम सोचते हैं, वरना हम सोचने से बचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से सोचना है ये बात कि आप बच्चों को सोचने के लिए कैसे एनकरेज करें, ताकि एक मैक्सिमम लाइकलीहुड हो किस चीज की, कि बच्चों के अंदर उस सफल थॉट से, सक्सेसफुल थॉट से एक प्लेजरेबल रश निकले। आप समझते हैं ना, प्लेजरेबल रश। जब हम सोचते हैं और हम कर पाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन निकलता है। डोपामीन एक तरीके का, क्या बोलेंगे, एक जूस है एक तरीके का, जो हमें मोटिवेट करता है। तो मनुष्य अक्सर सोचने से बचता है। तो हमें बचना, वो ना सोचने से बचे, उसके लिए हमें बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमें आगे बढ़ाना होता है। तो अब वो स्टूडेंट्स अवॉइड थिंकिंग व्हेन इट फेल्स। अगर वो सोचना, अगर वो सोचने से बचेगा, तो क्या वो सोचने से बचता है कब? जब वो फेल हो जाता है। क्योंकि थिंकिंग बड़ी एफर्टफुल होती है। देखिए, थिंकिंग से भी ज्यादा जरूरी काम करती हैं आपकी आंखें, आपके पैर जो चलते हैं, देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और ये बहुत कठिन काम होता है, लेकिन बड़े आप आसानी के साथ कर पाते हैं, क्योंकि ये आपके जीन्स के अंदर फिक्स हो गया है। तो आप बच्चों को, फिर से मैं बोल रहा हूं, कि आप उनको ऐसे सवाल दीजिए जिसको शुरुआत में वो हल कर पाए, और उनकी जो डिफिकल्टी का लेवल है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। तो जैसा मैंने बताया, थिंकिंग स्लो होती है और एफर्टफुल होती है, और ब्रेन हमेशा रूटीन को फॉलो करना चाहता है रीजनिंग के बजाय। आपके यहाँ भी देखिए, कोई टीचर आते हैं, नॉर्मल जो रूल्स हैं उनमें कोई छुट्टी हो गई तो बहुत अच्छा आप कर देते हैं, सारे नियम कानून में बच्चा, कोई नई चीज हो जाती है तो आपको बड़ी परेशानी होती है, आपको दिमाग थकान महसूस करता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये कहां से समस्या आ गई। क्योंकि रीजनिंग के ऊपर हम रूटीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट तभी सोचता है जब उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसकी सक्सेस को सपोर्ट करती हैं। अगर सक्सेस को सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर वो बात अच्छी नहीं रहेगी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो वाली कहानी सुनी है, मिसेस थॉमसन की, मिसेस थॉमसन की और टेडी की। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार सुना देता हूं। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। उस क्लास में मिसेस थॉमसन आती हैं और सबसे पहला सेंटेंस वो कहती हैं, आई लव यू ऑल, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मिसेस थॉमसन जानती हैं कि वो एक बच्चा है, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो एक बच्चा है जिससे वो प्यार नहीं करती हैं। वो बड़ा ही अनटाइडी रहता है, बड़ा गंदा आता है, कुचले कपड़े पहनकर आता है, सुस्त आता है, कई बार बिना नहाए भी आता है, कभी कभी उसके मुंह से बदबू भी आती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो टेडी से वो नाराज रहती, टेडी को उतना प्यार नहीं करती जितना बाकी बच्चों को करती हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। उस स्कूल में एक नियम था कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो प्रिंसिपल के पास जो रिजल्ट है वो काउंटर साइन होने के लिए जाता था। तो काउंटर साइन होने के लिए रिजल्ट गया, रिजल्ट देखा प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल के पास टेडी का रिजल्ट आया, देखा टेडी फेल हो गया। उन्होंने मिसेस थॉमसन को कहा कि ये बच्चा कैसे फेल हो गया? अरे भाई, प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो ये कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि फेल होना चाहिए। कुछ तो प्रोग्रेस करी होगी बच्चे ने। मिसेस टेडी कहती है इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा कभी सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं करता है। प्रिंसिपल ने कहा अच्छा इसके पुराने का वो रिजल्ट कार्ड मंगवाइए। तो बच्चा चौथी में था तो कक्षा 3 के, 2 के, 1 के कार्ड मंगाए गए। कक्षा 1 के कार्ड में लिखा था, टेडी इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, टेडी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। अगले साल के कार्ड में लिखा था,
टेडी एक होनहार बच्चा है, लेकिन इसको सहायता की जरूरत है, इसकी माँ को कैंसर हो गया है, और नहीं तो हम इस बच्चे को खो देंगे। और तीसरे में लिखा था, टेडी की माँ नहीं रही है, अगर हमने इस बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया तो ये बच्चा अपनी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा, और हम इस बच्चे को खो देंगे। ये तीनों कार्ड दिखाए जब मिसेस टेडी को, मिसेस थॉमसन को, तो मिसेस थॉमसन सबका हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा, अरे अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रिंसिपल से वापस गई। आज से अगले दिन से जब वो क्लास में जाती थी तो नई बात कहती थी, आई लव यू ऑल। बात वही थी, लेकिन आज वो जानती थी कि आज फिर वो झूठ बोल रही हैं। अब वो टेडी को ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि टेडी के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। अब हर बात में, किसी न किसी बात में, वो टेडी को उठाती थी, टेडी को बुलाती थी, टेडी को एनकरेज करती थी। तो एक तरीके से टेडी वहां पे वो रंट वाला बच्चा था, RUNT, रंट। अभी उसको उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टेडी सुधरता चला गया। टाइम आया, पास हुआ। हर साल टेडी मैडम को एक कार्ड देता था जिसमें लिखा रहता था, मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं मिसेस थॉमसन, लेकिन आपके जैसा कोई टीचर नहीं है। ऐसा करते करते टेडी फाइनली, जब एक फेयरवेल हुआ, उस फेयरवेल में मिसेस थॉमसन के पास बच्चों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए। फेयरवेल में एक गिफ्ट ऐसा था जो अखबार के पुराने टुकड़े में लिपटा पड़ा था। मिसेस थॉमसन को समझ में आ गया कि ये जो गिफ्ट है ये टेडी का है। उसके अंदर एक परफ्यूम की बोतल थी और एक कड़ा था जिसके 2 नग निकल के गिर गए थे। ये दोनों चीजें वो थी जो टेडी की माँ जब कॉफिन में ले जाई जा रही थी दफनाने के लिए, तब उनके हाथ में से वो कड़ा निकाला गया था। और आधी परफ्यूम की बोतल मिसेस टेडी यूज किया, सॉरी, टेडी की माँ यूज किया करती थी। तो मिसेस थॉमसन ने वो परफ्यूम अपने बदन पर छिड़का, अपने कपड़ों पर छिड़का, और वो कड़ा पहना और टेडी को गले से लगाया। और टेडी ने कहा, अब आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह स्मेल कर रही हैं। तो धीरे धीरे मिसेस थॉमसन रिटायर हो गई। लेकिन हर साल मिसेस थॉमसन के पास एक कार्ड पहुंचता था कि मिसेस थॉमसन, मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा टीचर मैंने कभी नहीं देखा। बात आई गई हो गई, 15-20 साल और गुजर गए। एक दिन अचानक मिसेस थॉमसन के पास एक कोरियर आता है, एक चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में के ऊपर लिखा होता है, फ्रॉम में डॉक्टर थियोडोर। मिसेस थॉमसन चिट्ठी को खोलती हैं, उसमें वही लाइन फिर लिखी होती थी कि मिसेस थॉमसन, आई हैव सीन मेनी मोर टीचर्स इन माय लाइफ, बट यू आर द बेस्ट। मेरी शादी हो रही है और मैं अपनी शादी की कल्पना बिना आपके नहीं कर सकता, तो मैं एयर टिकट भेज रहा हूं आने जाने के, आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। मिसेस थॉमसन रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं और वो उसकी शादी में जाती हैं। उनके पास वो परफ्यूम तो खत्म हो गया था, लेकिन वो बैंगल, वो कड़ा पहनकर जाती हैं। और जब वो चर्च में पहुंचती हैं तो पीछे से ही टेडी ने पहले से बता रखा होता है कि ऐसे ऐसे मिसेस थॉमसन आएंगी, उनको लेकर सबसे आगे आना है। और सबसे आगे एक चेयर पर एक प्लेकार्ड रखा होता है, एक कार्ड रखा होता है जिस पर लिखा होता है माँ, मदर। वो उनको वहां बैठाता है, फिर अपनी पत्नी से उनका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये अगर ना होती तो मैं आज डॉक्टर थियोडोर ना होता। लेकिन मिसेस थॉमसन कहती हैं कि अगर टेडी ना होता तो मैं भी आज मिसेस थॉमसन या ऐसी अच्छी टीचर ना होती, मुझे टेडी ने ही ऐसा टीचर बनाया है। तो अगर आप अपने बच्चों को, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको आपने अटेंशन नहीं दिया और उनको आपने सक्सेस के लिए मोटिवेट नहीं किया, तो वो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मैं तो देखिए, हम बच्चों को टास्क अनक्लियर अगर हुए, डिफिकल्टी का लेवल अगर बहुत हाई हुआ, और अगर बैकग्राउंड नॉलेज मिसिंग है, तो बच्चे फिर सोचना बंद कर देते हैं। तो आपको ये 3 बिंदु भी याद रखने पड़ेंगे कि टास्क क्लियर हो, डिफिकल्टी का लेवल उतना ही हो जितना बच्चा कर सके, और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज प्रॉपर हो। देखिए, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग। अगर आप बहुत कठिन चीज दे देते हैं तो बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और अगर आप बहुत सरल चीज दे देते हैं तो बच्चे के अंदर बोर्डम पैदा होती है। तो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है स्वीट स्पॉट। आपको बड़े ध्यान से देखना होता है कि वो स्वीट स्पॉट कौन सा है, जहां से वो प्लेजरेबल रश निकलेगा बच्चे के दिमाग में, और वो उसको करने के लिए लालायित होगा कि मैं इस कठिन समस्या को हल कर लूंगा। है ना? तो जब आप बच्चे को कोई टारगेट देते हैं कि आपको इतनी दूरी इतनी देर में तय करनी है, तो आप पहले देखिए कि इतने में कर ले वो। फिर आप उससे थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाइए, हल्का सा चैलेंज बढ़ाइए कि अब आपको इतने मिनट में दूरी करनी है। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, फ्रेजाइल होती है। आपने जरा सा बच्चे को कुछ बोला और उसकी क्यूरियोसिटी खत्म।
मैंने ये अक्सर देखा है बच्चों में। आपने अगर जरा सा उसको डांट दिया तो फिर वो सवाल पूछना बंद कर देता है। और कंफ्यूजन जो है वो इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए चीजों को सरल बना के बताना भी जरूरी होता है। और अगर कॉग्निटिव ओवरलोड है, वो भी बोर्डम को बढ़ाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब है कि आप ज्यादा दिमाग पच्ची कराने के लिए उसको मजबूर करें, जितना जितना वो कर नहीं सकता है ना। तो ये कैसे पहचानते हैं? जैसे मैंने लिखा ना, टू इजी, अगर बहुत आसान हो जाएगा तो बोर्डम हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए ऑप्टिमल डिफिकल्टी लेवल जो है एंगेजमेंट का, वो पता करना बड़ा मुश्किल होता है। वो पता होता है आप जब उनको सरल सवाल देना शुरू करते हैं और आप पता करते हैं कि हाँ बच्चे इसको हल कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे आप उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो केवल कुछ ही आइडियाज एक समय में होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ओवरलोड कर देंगे तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि लर्निंग जब रुक जाती है, जब लोड एक्सेसिव हो जाता है, तो बस्ते का लोड भी आपको बच्चों के, या होमवर्क का लोड भी बच्चों के, आपको हल्का करना है। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आप सब टीचर्स ने मिलके ये बात करी हो कि आज मैंने यार ज्यादा काम दिया है बच्चे को, तो आज तुम कम होमवर्क देना। हम अपने अपने डिपार्टमेंट का, अपने कोर्स का बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, ये बिना सोचे समझे कि बच्चा इतना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए एक आइडिया यहीं पर आ गया कि जब हम किसी बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं अगले दिन का क्लास में, तो हम सारे टीचर मिलकर बात करें कि भाई आज मेरा होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, आप थोड़ा कम देना, या आज आप होमवर्क मत देना। नहीं करते। अब ये नए नए आइडिया अभी ये मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी अभी आया, आपसे बात करते समय आया। तो अगर आप ऐसे करके बात करेंगे तो आपको देखेंगे कि आप बहुत सारे नए आइडिया आपके पास आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिजिक्स का भी आपने वर्कलोड दे दिया, केमिस्ट्री का भी दे दिया, हिंदी का भी दे दिया, इंग्लिश, कितना याद करेगा? याद करने की एक क्षमता होती है बच्चे की। तो फिर देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी मैटर करती है ना। तो स्टोर्स, जो फैक्ट्स और प्रोसीजर्स हैं वो उसको धीरे धीरे आप स्टोर कराइए उसके दिमाग में, जो कि उसकी वर्किंग मेमोरी को सपोर्ट करेंगे और उसकी थिंकिंग को इजियर बनाएंगे, हल्का बनाएंगे। नॉलेज इज द फ्यूल फॉर थिंकिंग। तो डेफिनेटली जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो फ्यूल है आपके थिंकिंग के लिए। तो थिंकिंग जो है वो स्टोर्ड नॉलेज जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो फैक्ट है वो मेंटल एफर्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो आप आसानी से उस पर चीजों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और आपकी जो मेमोरी है वो आपको एनेबल करती है रीजनिंग और क्रिएटिविटी के लिए। क्योंकि जब आप कुछ पहला देखते हैं, अभी आपके पास बड़े सेमीकंडक्टर है तभी आप सोच पाएंगे। एक और बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी, कोई कह रहा था कि देखिए 3 साल का बच्चा जो होता है वो 3 साल का होता है, वो 6 साल का आधा नहीं होता है। 6 साल का बच्चा 6 साल का होता है, वो 12 साल का आधा नहीं होता है। हम समझते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 12 साल का हाफ कर दो, नहीं, 6 साल का 6 साल का है। तो स्टूडेंट्स कब कहता है कि बोरिंग है? जब उनको समझ में नहीं आता कोई टास्क, जब वो लॉस्ट फील करते हैं कि भाई अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, या जब उनकी कैपेसिटी से काम एक्सीड कर जाता है, तो बच्चे बोरिंग फील करते हैं। तो इसको भी आपने सबको याद रखना है। ठीक है? तो बोरिंग, बोरिंग वो लेजी का इक्विवेलेंट नहीं है। बोरिंग का मतलब है वो आप ओवरवेल्ड हैं, ओवर बर्डन्ड हैं, या अंडर प्रिपेयर्ड हैं, या ओवर प्रेशराइज्ड है। ये इससे बोर्डम आती है, ना कि बोर्डम इस बात से आती है कि कोई बच्चा आलसी है इसलिए वो बोर है। वो आलसी होता भी नहीं है। वो आलसी तब बनता है जब हम उसको इतना ज्यादा काम दे देते हैं तो उस काम को छोड़ देता है। तो टीचिंग को आप एक कॉग्निटिव डिजाइन की तरह बनाइए, यानी उसको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करिए। अननेसेसरी जो डिफिकल्टीज हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करिए, और एनालिसिस से पहले थोड़ा सा नॉलेज उनको दीजिए। नॉलेज देने के बाद उनसे आप एनालिसिस करवाइए, प्रॉब्लम्स को क्लियर करिए, गोल को क्लियर करिए, और सक्सेस के एग्जाम्पल्स उनके सामने दिखाइए। सीक्वेंस कंटेंट केयरफुली। तो आप जब पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ होता है अक्सर, आप पिछली बात को एक बार रिवाइज करते हैं, है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे करके बिल्ड करते हैं, एक साथ बिल्ड नहीं करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, छोटे छोटे स्टेप्स में काम को, अपने जो टास्क है उनको तोड़ सकते हैं, और जो अननेसेसरी डिफिकल्टी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के साथ शुरू करिए ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बन पाए। एकदम से आप कठिन कर देंगे सवाल, मैं ही आपको बहुत कठिन सवाल दे दूं, आप थोड़ी देर में हार मान जाएंगे।
तो ट्रिगर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करिए और डिले एक्सप्लेनेशन स्लाइटली। तो क्यूरियोसिटी, डिले एक्सप्लेनेशन का मतलब है बच्चे ने सवाल पूछा एकदम से जवाब मत दीजिए, उसको सोचने पे थोड़ा मजबूर करिए और एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा सा डिले करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपकी क्लास में बड़े शौक से आना चाहेंगे, क्योंकि हर एक की जो स्पीड है लर्निंग की वो डिफरेंट होती है, इसलिए। और ये डिफरेंशिएशन जरूरी भी होता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने आपको जो बात बताई, रंट वाली बात बताई, टेडी की कहानी सुनाई। आप जो स्लो लर्नर्स हैं उनको अलग तरीके से एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, उनका क्लास के अंदर ध्यान रखिए। अलग अलग स्पीड के बच्चों का अलग अलग तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। एंगेजमेंट से धीरे धीरे सक्सेस आने लगती है, और डिजाइन थिंकिंग आपको करनी है, स्ट्रगल नहीं करवाना है। और आज की मेरी लास्ट स्लाइड है कि बच्चे थिंकिंग को डिसलाइक नहीं करते हैं, वो उस थिंकिंग को डिसलाइक करते हैं जो काम नहीं करती है। इसलिए क्यूरियोसिटी हमेशा आपकी लर्निंग को एंगेज करती है। ये मेरा आज का दूसरा प्रेजेंटेशन था। अब मैं चाहूंगा इसमें से आपने अगर कुछ भी सीखा हो या आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे से वो सवाल सारे पूछ सकते हैं। शशांक से मेरी बात खत्म हो गई, एक तरफा हाँ, बात की। हालांकि एक तरफा बात शशांक, पसंद नहीं आती है कभी भी, क्योंकि आई कांटेक्ट धन्यवाद। हो रहा था मेरा लोगों से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शशांक जी, जी भाई साहब। अभी डॉक्टर साहब का सेशन पूरा नहीं हुआ है। जी जिन लोगों ने सुना है उसमें से कोई भी प्रश्न करना चाहे तो अपने को अनम्यूट करके वो प्रश्न करें, फिर म्यूट करके बैठ जाएं, डॉक्टर साहब उसे बता देंगे। जी जी। तो ये हम्म। डॉक्टर डॉक्टर अजय जी भाई साहब ने सीधे ही इनविटेशन दिया है। मैं तो मुझे लग रहा है कि हम लोग अनम्यूट करेंगे और सारगर्भित केवल प्रश्न पूछिएगा, कोई सैल्यूटेशन मत कीजिएगा, वो उनको हम लोगों की ओर से गया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बोलेंगे अनम्यूट करके बोलिए। शशांक सर आगरा से। जी कृष्णान जी भाई साहब आगरा से, प्रिंसिपल जी सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर। हाँ, तुषार सर पूछ रहे, पूछिए। सर क्या जो कैटेगरी होती है एक क्लास के अंदर, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, 90% के, 60% के और बिलो 60% के। तो क्या इनका एक सेक्शन बनाना आपस में क्यूरियोसिटी इंक्रीज करेगा, या इनको कैटेगरी वाइज सेपरेट कर दें कि स्लो लर्नर्स को अलग बना दें, तो क्या क्यूरियोसिटी, तो कैसा रहेगा सर? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस सवाल को। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो 60-90 या जो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे आ गए हैं, ये हमारे कारण ही हो गए हैं। हमने ही उन पे पूर्व क्लासेस में ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ। एक रिसर्च हुआ अमेरिका की एक क्लास में, वहां पे होशियार बच्चों को अलग रखा गया और कमजोर बच्चों को अलग रखा गया, और उनको पता था कि ये बेस्ट सेक्शन है और ये एक मिनट थोड़ा सा अनम्यूट कर लेंगे अपने उसको। तो ये दोनों को लेवल लगा दिया गया कि ये अच्छे बच्चे हैं और ये खराब बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का रिजल्ट 90% था, खराब बच्चों का 60% था। जब अगले साल उनका सेक्शन बना तो गलती क्या हो गई, ये जो सेक्शन बनाने वाला था उससे वो लेबलिंग गलत हो गई। उसने खराब वाले बच्चों पर लिख दिया ये एक्सीलेंट बच्चे हैं, और एक्सीलेंट वाले बच्चों पर लिख दिया खराब बच्चे हैं। अब टीचर को सबको यही पता था ये बेस्ट बच्चे हैं, उन्होंने उसी ढंग से पढ़ाना शुरू किया। खराब बच्चों को टीचर ने उसी ढंग से पढ़ाना शुरू किया। जानते रिजल्ट क्या हुआ? एक्सीलेंट बच्चों का रिजल्ट खराब आया और कमजोर बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो ये जो लेबलिंग है ना भाई साहब, कृष्णकांत भाई साहब, ये सब हम करते हैं लेबलिंग। देखिए, आप सब जानते हैं, मैं अपने आप को बताता हूं, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म का बच्चा था। मैं सिर्फ इस वजह से टॉप कर पाया, चाहे मैंने ग्रेजुएशन में कॉलेज टॉप किया, या एमबीए में यूनिवर्सिटी टॉप किया, एमए में यूनिवर्सिटी टॉप किया, या आईआईटी टॉप किया। मेरे टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया और उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे कि तुम मूर्ख हो, या तुम खराब हो, या तुम ऐसे हो या वैसे हो। जिसने भी कभी टोका है उस एरिया से मेरी जो इंटरेस्ट की वो थी वो कम होती चली गई। तो ये हम पे डिपेंड करता है। और एक और बात, हम डिपेंड हमारा, देखिए बड़ा ना, टीचर का मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, मुझे बड़ा दुख भी होता है। टीचर की जो जिंदगी है ना, मैं एक शेर कहता हूं उर्दू का, तूने एक बज्म को रोशन तो किया है, लेकिन बज्म का मतलब एक महफिल को तो तूने रोशन किया है, तूने एक बज्म को रोशन तो किया है, लेकिन बन के शम्मा तेरी उम्र धुआं गुजरेगी। एक टीचर को
इतना जलना होता है, यानी इतना हार्ड वर्क करना होता है कि कौन से सवाल वो कमजोर बच्चे के लिए पूछेगा। वो बिना ये बताए कठिन सवाल पूछ रहा है और होशियार बच्चा जवाब दे रहा है, तो कमजोर बच्चा अपने आप उसको सुन रहा है। तो उन कमजोर बच्चों के साथ वो बच्चा आगे बढ़ता है, बशर्ते कि वो महसूस ना हो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। टॉलस्टॉय का 50वां पुण्यतिथि थी और उसमें मुख्य अतिथि थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस कार्यक्रम में 5 मिनट लेट हो गए। जब लेट हो गए तो लोगों ने समझा, उन्होंने कहा कि मैं औरंगाबाद से एक सभा करके आ रहा हूं। लोगों ने समझा पता नहीं ये क्या बोलेंगे अब। लेकिन नेहरू जी ने औरंगाबाद के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने सीधा बोलना शुरू किया कि महानताएं दो तरीके की होती हैं। एक महानता ऐसी होती है कि जिसके सामने जब हम जाते हैं तो हमें लगता है हम कितने अकिंचन हैं, कितने बेकार हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम जीरो हैं और हम जमीन में गड़ जाते हैं। एक दूसरे तरीके की महानता होती है जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस महान व्यक्ति के साथ ऊंचे उठते चले जा रहे हैं, वो आपको अपने साथ ऊपर उठाता चला जाता है। और उन्होंने कहा कि टॉलस्टॉय दूसरे तरीके के महान व्यक्ति थे। तो हमें क्लास में बच्चे को इस तरीके से प्रमोट करना है कि उसको लगे कि इन बच्चों के साथ मैं भी ऊपर उठ रहा हूं। ये कैसे करेंगे आप, इस पर तो आप ही लोगों को बाद में विचार करना पड़ेगा कि ये बच्चे की साइकोलॉजी, और आप तो सब बीएड होते हैं, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा होता है। तो अगर आपने बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं जाना है, उनके घरों को नहीं जाना है, उनकी जो आर्थिक और सामाजिक और बौद्धिक जो बैकग्राउंड है उसको नहीं समझा है, तो आप उन बच्चों को ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। किसी बच्चे के घर में जैसे टैडी की माँ को कैंसर था, आपको अगर पता नहीं है कि आपके बच्चा एक ऐसा है जिसका ध्यान अपनी माँ के प्यार की तरफ और माँ से खोने के डर में घबराया हुआ है, तो आप कैसे उस बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो आपके बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको अलग नहीं करना चाहिए। तो सर एक मधुरिमा मैडम है आगरा से, वो और क्वेश्चन करेंगे। जी मधुरिमा मैडम करिए। Sir, many genius students, they have curiosity, but sometimes they have over expression and distraction about his topics. फिर से बोलिए एक बार। सर एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जी क्यूरियोसिटी, इनकी अपनी क्यूरियोसिटी होती है, बट समटाइम्स दे हैव ओवर एक्सप्रेशन हाँ ना, और सर अपने ही टॉपिक से वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जिससे टीचर को भी समस्या होती है और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जी तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा। ये तो देखिए ये बड़ा कॉमन सवाल है। ये फिर से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है आपका। आपको समझना होता है कि आप कैसे मोल्ड करते हैं अपने बच्चों को, किस डायरेक्शन में मोल्ड करते हैं। आप उसके सवाल को हटाइए मत, उसको मत कहिए बेकार सवाल है। उसको कहिए कि ये सवाल जो तुमने पूछा है, ये आज का जो हमारा टॉपिक है इससे इतर है, इससे अलग है। हम कंसंट्रेट आज इस पर करें, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात होती है। देखिए कब आपको बच्चे को रोकना है और कब बच्चे को आपको आगे बढ़ाना है, ये भी एक टीचर का काम होता है। देखिए जैसे क्या होता है, मेरी मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो मेरे पास आती है। वो बहुत अच्छा उसने ड्राइंग बनाई होती है, और अब उसकी मम्मी ने एक ड्राइंग बनाई होती है। डेफिनेटली उसकी मम्मी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन बच्ची क्या चाहती है कि मुझे कहा जाए कि मेरी ड्राइंग अच्छी है। और अगर आपने कह दिया कि तुम्हारी मम्मी की ड्राइंग अच्छी है, वो रोना शुरू कर देती है। तो बहुत सारी जगह बच्चे, जो आपने कहा ओवर एक्सप्रेशन होता है, तो आपको समझना होता है कि किस मूड में आपको कहना है कि अच्छा है और किस मूड में कहना है कि नहीं। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि दूसरा बच्चा भी आपसे अच्छा कर रहा है। तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल है। आपको उसके मन मस्तिष्क को समझते हुए, जैसे आप अपने बच्चों को डील करते हैं, वैसे ही आप क्लास के बच्चों को अगर डील करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि मुझे कब बच्चे को रोकना है, कब कहना है कि तुम गलत हो, कब कहना है कि तुम ठीक हो, कब तुम्हारे सवाल को मैं लूंगी, कब तुम्हारे सवाल को मैं नहीं ले पाऊंगी। ज्योति अरोड़ा जी, शशांक जी एक ज्योति मिनट अरोड़ा का, जी। शशांक जी 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए जरा, मैं वॉशरूम ओके, में हूं। 1 मिनट का ब्रेक दीजिए हाँ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इधर में जिनको क्वेश्चन करेंगे हाँ और ये वाइंड शशांक अप जी, होने जा रहा है। शशांक जी, मेरा एक प्रश्न है संजय दीक्षित कासिमपुर। अभी रुकिएगा, सर के सामने ही कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। हाँ ज्योति, शशांक जी, जी भाई शशांक साहब। जी, जो जी भी जी जी भाई जो साहब। भी जो भी प्रश्न करें, अपने आसपास 2 मोबाइल चल रहे हैं ना, उन्हें एक को बंद कर दें, हाँ जी जी, उन्हें बाहर थोड़ा भेज सा इस दें। बात का जैसा ध्यान रखें। अभी अभी आगरा मेरा के एक उड़ने क्वेश्चन है। का प्रश्न था ना,
मोबाइल भी वहाँ चल रहे थे, इसलिए आवाज गूंज रही थी आपस में। ठीक है। अभी मत पूछिए, संजय जी को पहले मौका देना, बाद में जो आप 1-2-3 प्रश्नों की सीरीज बना लो जब तक, शशांक जी। अभी एक तो अभी संजय जी और 2 और जिन्होंने प्रश्न ले लो बस। जी अभी टेक्स्ट किया है ज्योति अरोरा जी, संजय और निधि जी, बस बस अभी और कोई होंगे शशांक तो जी, बस 3 से ज्यादा जी नहीं। बस एक आगरा का और रह गया अभी। बस अरे दो शशांक जी, आगरा के आगरा 2 के हो गए समाधान आप करिए अब। आगरा के 2 हो गए शशांक जी, और कुछ जी जी ये मधु जी को भी हम आगरा के ही मान रहे हैं, शुरू करें। नहीं जो हाँ, मैं आ गया हूँ ओके शशांक जी, मैं आ गया हूँ। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप ना चैट बॉक्स में से देख के सवाल पढ़ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, तो लोग चैट बॉक्स में भी लिख दें। और एक बात मैं आप सबसे दोबारा कहता हूं, देखिए किसी भी सवाल का जो जवाब है ना, उसको जो मैंने आज आपको बताया, सर्टेनिटी के साथ कोई जवाब नहीं होता। ह्यूमन लाइफ बड़ी ऑर्गेनिक है, बड़ी डायनेमिक है, बड़ी एडेप्टेबल है। तो नो वन साइज फिट्स ऑल, ये आपने सुना होगा कहावत, नो वन साइज फिट्स ऑल। कोई भी एक समाधान हर समस्या का सल्यूशन नहीं होता है। देखिए मुश्किल पता है क्या है, हम सबकी एक और मुश्किल है, हम क्या करते हैं, हम समाधानों के हिसाब से समस्याओं को सुनते हैं। आपके पास ना पके पकाए समाधान है, हमारी भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, हमारी कुरान में ये लिखा हुआ है, हमारी बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो आप सवाल को नहीं सुनते हैं, आप समाधान से सवाल को देखते हैं, बजाय इसके कि सवाल को देखें आप और फिर उसके बाद सोचें समाधान के बारे में। ये जो तो उल्टी चीज है ना, इसको आपने थोड़ा सोचना होगा। शशांक जी, आप पूछ सकते हैं मेरा एक बार सवाल। हाँ संजय जी, संजय दीक्षित जी अपना प्रश्न करें। हाँ जी संक्षेप में। को नमस्ते। जी मेरे यहाँ डॉक्टर साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर वाले आते हैं और उनको जरा भी फीस के लिए अब कुछ कह दिया है तो बहुत लंबे लंबे गैप कर जाते हैं, फिर उन्हें हम बुलाते भी हैं, फोन करके भी बुलाते हैं तो नहीं आते। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब्सेंट हो जाते हैं और जो कमजोर बच्चे हो जाते हैं अक्सर करके देखा है कि वो फिर वीक होते ही चले जाते हैं। जैसा कि आपने कहा, इन पे काम करने के लिए इनको क्या क्या और तरीके हैं जिससे कि हम इन बच्चों को रेगुलर कर सकें, ऐसा कोई और सुझाव? देखिए, अगर आप फीस के लिए टोकते हैं और उसके बाद बच्चा आना बंद कर देता है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स से कहते हैं, कई एक हैं ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इस पे कैसे काम हो? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एज अ टीचर, अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर मैंने आपको बताया ना, तूने एक बज्म को रोशन तो किया है लेकिन बन के अशम्मा तेरी उम्र धुआं गुजरेगी। हम में ना वो दम है नहीं असल में। अगर हम में दम है तो मैं उस गांव में जा सकता हूं जिस गांव में वो बच्चा रहता है, हम समाज से मदद मांग सकते हैं। आप देखिए, जब आप ऐसा सोच के देखिए कि महामना मदन मोहन मालवीय ने झोली फैला के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं बिना किसी पैसे के चल दी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां आर्थिक तंगी में होते हुए भी लोग कहां के कहां पहुंच गए। हम सब उसी पीढ़ी से आते हैं, हम सब कोई फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं थे। मतलब मैं समझता हूं आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। हम मेरे मेरे घर की भी कहानी ऐसे ही है, मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा। हमारे घर में एक वक्त खाना नहीं बन पाता था, लेकिन हमने किया ऐसा क्योंकि हमारे टीचर्स ऐसे थे, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार, गरीबी थी, मेरी माँ ने मुझसे कह दिया कि अपने टीचर से पैसे मांग लाओ। सन 1986 की बात बता रहा हूं। मैं गया अपने टीचर के पास और मैंने कहा, सर मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। और मुझे आज भी कानों में आवाज घूमती है, उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सत्या जरा 5,000 रुपए लाना, और उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। हम में से कितने टीचर हैं जो ऐसा करते हैं कि अपने, कौन सा ऐसा टीचर है जो एक बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर नहीं कर सकता? तो हम एक बच्चे का तो ख्याल करें और फिर उन बच्चों के घर जाएं, उनके पेरेंट्स से बात करें, उस गांव के लोगों से बात करें। एक एक रुपया भी एक गांव का व्यक्ति देगा जो उसके लिए कुछ खास बात नहीं है, जो वो शैम्पू लगा के उड़ा देता है या जो बीड़ी में उड़ा देता है। अगर आपको पता है कि बच्चा आपका अच्छा है पढ़ने में, उसके लिए मदद मिल जाती है। बड़ी संस्थाएं आजकल मदद देने के लिए।
शिक्षा कायाकल्प में हम ऐसे ही काम करते हैं। हम 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हम उनको फ्री नीट और विद्या भारती कराती है, उनको आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग कराती है, उनको बड़े स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है, आपकी संवेदनाएं कितनी हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारी सबकी संवेदनाएं अब मर गई हैं या कम हो गई हैं, जिसके कारण हम वो ख्याल नहीं कर पाते अपने बच्चों का, उनको अपना नहीं मान पाते। चैलेंजेस आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हर चैलेंज का जवाब है। कितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए। कम से कम जो अच्छे बच्चे हैं उनको कोशिश करिए। हमारे एफर्ट्स कितने हैं, जब सारे लोग एफर्ट करेंगे तो पूरा रूप बदल जाएगा, ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम, हमारे एफर्ट्स कितने हैं। जी, और कोई सवाल? राखी गोयल जी पूछना चाहते हैं, निधि तिवारी जी, चारू, निधि भाई जी। शशांक जी ने तय कर लिया है डॉक्टर हेलो साहब। मैम, नमस्ते। वो सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर एक्चुअली कुछ बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम? जैसे डिसिप्लिन की कमी होती है, या फिर वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, या फिर वो अपने में ही रहते हैं। उनको हम कितना भी कह लें, उनकी एक मेंटल एबिलिटी अवेयर नहीं रहती है। इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? आप पहले बताइए, आपने क्या प्रयास किए इसको सॉल्व करने के? सर मैंने तो पर्सनली उनसे जाके पूछा है कि क्या है, इस तरीके का कैसे बिहेवियर है, यही बट मुश्किल। दे एक्चुअली शी कांट रिस्पॉन्ड। नहीं मैडम, हम ना केवल पूछते हैं। देखिए, पूछने से कुछ नहीं होता है ना। मैं बहुत सारे भाषण दूं, मेरे भाषण देने से कुछ होता नहीं है। जी सर। तो हमेशा एक बात कहता हूं, बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं करने। बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हम करते हैं। तो आपका अगर अपना बच्चा होता, आप उसको कैसे करते? आपके देखिए, आप ऐसा मानिए ना, अगर आपकी बेटी या आपका बेटा अगर ऐसा करेगा तो आप उसको कैसे सुधार करेंगे? कुछ तो करेंगे आप। क्या करेंगे बताइए? सर आप मानकर चलिए कि वो आपका अपना बच्चा है। अब आप सोचिए कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास सर एक बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, फिर फिर क्या उसके करेंगे? बाद पीट ही दूंगी मैं तो। कहने चाहिए, पीटना नहीं होता है। आप अपने बच्चे को नहीं पीटेंगे। नहीं सर, अगर मेरा बच्चा है तो मैं जरूर पीट दूंगी उसे। मैं मैडम आपको एक बात बताऊं। मैंने बीटेक के, आप बुरा मतलब गलत है, अगर आप मेरी रिपोर्ट कर देंगे तो मुझे जेल हो जाएगी। मैंने बीटेक के बच्चों को पढ़ाने तक अभी तक पीटा है, और अभी भी मैं पीट सकता हूं। आप पीटने का अधिकार तो ग्रहण करिए पहले। आपने पीटने का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा बच्चा है एक, मैंने पिछली बार श्री जी बाबा में पुस्तक बांटी भी थी। किसी बच्चे ने आपके ऊपर कोई किताब लिखी हो, किसी बच्चे के घर से आपका संबंध हो, कोई बच्चा अपने घर जाने से पहले अपने गुरुजी से मिलने आता हो एक रात पहले, क्या रिलेशन है आपका? आपने अगर वो अधिकार प्राप्त कर लिया बच्चे से कि वो आपको कहे कि आप मारो मुझे, मुझे खुशी होगी। वो डिपेंड करता है आप कितना, तो आप अपने बच्चे पर उतना अधिकार है आपका, आपका उस बच्चे पर उतना उतना अधिकार नहीं है ना कि आप उसको पीटो। तो आप उसको समझा ही सकते हो। फिर समझाने में देखिए, कई बार होता है, एक बार में समझ में आता है, 2 बार में आप थक जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि वो जो लास्ट धक्का था जिसमें वो टूटने ही वाली थी दीवार, वहीं पे आप हिम्मत हार गए। तो ये करते रहना पड़ता है, प्रयास करते रहना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है। आप करते रहिए और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। आप उसके घर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए, फिर उसके पेरेंट्स से बात करिए, उसके जो दोस्त हैं उनसे बात करिए, एनवायरमेंट तैयार कर दीजिए। अगर आप एक एनवायरमेंट तैयार, देखिए आपको मैं बताऊं, हम सबका व्यवहार क्या होता है? हम सबका व्यवहार होता है अब तक, अंतिम क्षण तक, जब तक मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तब तक एनवायरमेंट के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट मेरा व्यवहार है। जी तो सर। आप देखिए, कोई बच्चा अपने एक पति पत्नी है, बहुत झगड़ते हैं, बहुत झगड़ा होता है, पति शराब पी के आके पत्नी को मारता है, पत्नी गाली गलौज करती है। वो बच्चा अपने पति पत्नी को देख रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है? स्त्री और पुरुष की रिलेशनशिप कैसी होती है। एक पति पत्नी में बहुत प्यार है, वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनका बच्चा है, वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा क्या देखता है? एक स्त्री और पुरुष की रिलेशनशिप कैसी होती है।
और बहुत संभावना है कि अगर उसके माता पिता आपस में लड़ते हैं तो उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होना स्वाभाविक है। अगर उसने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी किया है तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे देखते हैं बच्चों को, आप कैसे उनको डील करते हैं। आप पहले ही हार मान लेंगे तो कभी सुधार होगा ही नहीं। मैं ये हार मान लूं जीएलई यूनिवर्सिटी में, अरे साहब बच्चे कैसे आते हैं, ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, ये रोज मार पिटाई होती है, रोज खून बहते हैं, रोज टक्कर होती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो फिर हम तो अरे सुधरेंगे ही नहीं बच्चे, रोज कूड़ा फेंकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा कहूंगा मैं उनसे, कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल दो। मैं उनके फेंके गए कूड़े को उनके सामने डस्टबिन में डालूंगा तो थोड़ा शर्म आएगी, डालेंगे। आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। जी सर। आप कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत आ रही है, बस इतना ही मैं कह पाऊंगा आपसे। जी सर, थैंक यू सर। एक दो क्वेश्चन और लेंगे और जी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं निधि तिवारी आगरा से। जी निधि जी सर, हम मोटिवेट करते हैं एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर, बहुत सारी वर्कशॉप के थ्रू हम इतने सक्षम सब हो चुके हैं, हमें जानते हैं कि हाउ टू ट्रीट द स्टूडेंट। बट हम घर की सिचुएशंस का क्या करें, जिस सिचुएशन में बच्चा रह रहा है, क्योंकि घर में कोई गाली दे रहा है, कोई किस बस्ती से आ रहा है, कोई स्लम एरिया से आ रहा है, तो वी कांट चेंज द सिचुएशंस, वी कैन ट्राई टू गिव द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल ओनली, है ना। तो वो इफेक्ट जो घर का पड़ता है वो नहीं चेंज हो सकता, जिसकी वजह से हम कितना भी करें 1% इम्प्रूवमेंट होता है और 10% वो गायब हो जाता है, मतलब उतना ही वो फिर, तो वो मेहनत जितनी करते हैं वो घर तक भी तो जानी चाहिए ना, वो चीज नहीं है। तो वो सारी समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ रही है, मुझे अपने स्कूल में, क्योंकि जिस लोकेलिटी से बच्चे आते हैं, कुछ स्लम एरिया के भी बच्चे हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम बस्ती में जाके या कुछ इस तरह की चीजें करें। हाँ, तो देखिए एक तो यही है कि भाई समाज सुधारक होने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो आपको आप बस्ती में ना जाएं तो पेरेंट्स को बुला लें, कई बार स्कूल में पेरेंट्स की वर्कशॉप करवा दें, उनको समझाएं पढ़ाई लिखाई का महत्व, डिसिप्लिन का महत्व। और अगर कुछ भी ना हो तो बस एक बात याद रखिए, उनका जो फर्ज है अरबाब हुकूमत जाने, अरबाब हुकूमत कहते हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, उनका जो फर्ज है अरबाब हुकूमत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा काम जो है वो मोहब्बत का पैगाम है, जहां तक पहुंच रहा है मेरा, मैं अपने काम को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण डिवोशन के साथ कर रही हूं। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जितना भी आएगा, एक दो बच्चों में तो सुधार निधि मैडम आप कर ही पाएंगी। आप सारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकती हैं, आपको लगेगा कि ये पॉसिबल पेरेंट्स हैं जो मेरी बात सुन के बदल सकते हैं, उनको बदल दीजिए, उतना ही काफी है ना। आप सारी दुनिया का ठेका मत ले लीजिए, आप देखिए कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के कितने लोगों को बदल सकती हैं, उनको ही बदलने की कोशिश कर लीजिए, उतने में ही काम हो जाएगा। तो आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती है करिए, बाकी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे रिपल इफेक्ट होता है। आपसे एक माता पिता मोटिवेट होंगे, हो सकता है उनको कहिए कि आप कृपया एक और बच्चे के पेरेंट्स को ऐसा कर दीजिए जो पड़ोसी हो, उनसे कह दीजिए, धीरे धीरे करके होगा। डोंट लूज हार्ट, ये हिम्मत मत हारिए, ऐसे हिम्मत हारेंगे तो काम चलेगा नहीं। आपके ऊपर तो बहुत कुछ दारोमदार है ना, करते रहिए, थोड़ा और टाइम निकालिए। देखिए आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए मत दीजिए, स्कूल के बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ कितने डिवोशन के साथ काम कर रही है, वो अपने आप ही काम करने लगेंगे, अपनी पढ़ाई अपने आप करने लगेंगे। आप चिंता मत करिए उनको पढ़ाने की। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, फिरोजाबाद से प्रमोद शशांक जी लास्ट आचार्य जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब मूल्यांकन रिपोर्ट घर पे पहुंचता है अभिभावक बंधुओं के पास, तो वो ही कहते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर तो मोबाइल देखता रहता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाता है। तो उन अभिभावक बंधुओं को हम कैसे कन्विंस करें कि हाँ आपका बच्चा होशियार है। एक्चुअली वो अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं करते, वो इतने गुणवान है। हाँ ये बात तो ठीक है, इसका तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, अब उनको कहिए कि होशियार है। देखिए अब बाकी तो बोर्ड के एग्जाम में पता लगेगा, अब जब पास ही होता जा रहा है, अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। आप इसमें शक क्यों कर रहे हैं? आप इससे पूछिए, उनके सामने उससे उसके लेवल के सवाल पूछिए, वो जवाब देते तो देखिए इसने जवाब दे दिया, बेशक ये मोबाइल देखता है तो क्या हो गया। ये कंप्लेंट रहती कि मोबाइल हमारा ये क्वेश्चन है कि
बच्चे जो हैं आज के युग में ऑडियो और वीडियो से ज्यादा सीख रहे हैं। इस पूरे नए जो सीखने का जो तरीका है, इसमें जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है बच्चे की, वो खराब हो रही है। उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसका कोई हल अगर हो तो बता सकते हैं आप हमें? हाँ, इसका देखिए छोटा सा हल तो यही है कि आप उसको कोई वीडियो दिखाइए और वीडियो दिखा के क्लास में बोलिए कि इसको इसके ऊपर लिखिए, तो अपने आप ही वीडियो भी देखा और उससे लिखवाया भी आपने। तो आप बेशक उसको ऑडियो वीडियो सुनने दीजिए, लेकिन उससे बुलवाइए, अच्छा तुमने क्या सीखा इस वीडियो से बताओ। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन आंसरिंग जब आप करना शुरू करेंगे तो पहले तो वो बोलना शुरू करेगा। जब बोलेगा तो उसके पास एक थॉट की क्लैरिटी आएगी। जब थॉट की क्लैरिटी आएगी तो वो लिख भी पाएगा। तो देखिए, खाली देखते रहने से दिमाग ठस हो जाएगा, खाली सुनते रहने से दिमाग ठस हो जाएगा। तो अभी मैंने एक स्लाइड दिखाई थी ना, जिसमें था कि मेमोरी जरूरी है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन उसका अगर आपने एनालिसिस नहीं करवाया तो जैसे ही वो एनालिसिस कर लेगा तो आप बेफिक्र रहिए, वो लिख भी पाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि वो बोल पाता है, कि जो उसने सुना और देखा क्या उसको वो बोल पा रहा है। अगर वो बोल पा रहा है तो निश्चित तौर पे लिख पाएगा, फिर तो बस लिखने का उसको आना चाहिए, अल्फाबेट या वर्णमाला, वो लिख पाएगा। तो आप ना इनकम्प्लीट पिक्चर मत देखिए, सी द पिक्चर एज अ होल। तो मैंने अगर रामायण सुनी तो मैं उसको क्या रिपीट कर सकता हूं, उस पर आप सवाल पूछिए जो उसने देखा है या सुना है, और अगर वो बोल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सब्सटेंस की कमी है हमारे पास ना, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमारी भाषा कमजोर है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी विषय पर बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मैं अंग्रेजी में एक भाषण दे रहा था, तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, जो अब सीईओ है, नीरज सर, नीरज अग्रवाल जी, हमारे चांसलर साहब के बेटे, उन्होंने कहा कि सर अगर आपके जैसी मेरी अंग्रेजी होती तो मैं धुआं उड़ा देता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलिए। वो अटक गए। मैंने कहा इस विषय पर आप हिंदी में बोलिए। तो मैंने कहा भाषा नहीं बाधा है, कंटेंट या सब्सटेंस बाधा है। अगर आपके पास सब्सटेंस है तो आप कोई सी भी भाषा में बोलेंगे, उसका असर हो सकता है। भाषा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो आपको अगर भाषा कंटेंट है, आपके पास सब्सटेंस है, तो आप बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। अब कंटेंट ही नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? मैं ही आपको बोलूं कि अगर भाई आप बोलिए कि सेमी कंडक्टर पर बोलिए, आप कितना बोल पाएंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर सेमी कंडक्टर पर मैं आर्ट्स के टीचर को बोलूं कि सेमी कंडक्टर पर 5 मिनट के लिए बोलिए, वो नहीं बोल पाएंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। मैं बोलूं किसी भी भाषा में बोलिए आप, अगर कंटेंट है तो आप बोल पाएंगे। तो इसलिए आप उसमें उनसे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के सवाल जवाब करिए, वो बोल पाएंगे। जी आप जी बहुत जी। अब सर मैं मेरा एक समझ रहा हूँ क्वेश्चन है। नहीं सर अभी एक रुकेंगे क्वेश्चन है मेरा। अभी सर रुकेंगे मोबाइल और प्लीज। टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल बच्चों के लिए अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी को वो यूज ना करें, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा बट सवाल। ये भी एक कारण है कि बच्चे स्कूल्स को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं दोनों में। तो हम कैसे एज अ टीचर बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बेटा कितना सही है उसका यूज, एज अ फैसिलिटेटर मेरा रोल क्या होना चाहिए उनकी मैं लाइफ में? मैं मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं और मेरी पत्नी अभी एक शादी में गए, और वो शादी मेरी पत्नी की मित्र की के बेटे की थी। वो भी डॉक्टर हैं गाजियाबाद में, हाँ रेलवे जी। में क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनके बेटे की शादी थी। और उसमें हम लोग गए, तो मेरी पत्नी ने एक हार पहना हुआ था, और वो हार आर्टिफिशियल था, लेकिन लग रहा था जैसे डायमंड का हार हो, है ना। तो काफी चमक रहा था लाइट में, लेकिन वो था, कांच था उसमें, नकली था, लेकिन वो लग रहा था हार, हीरे का ही हार है। तो अभी वही है ना? मेरी पत्नी के फ्रेंड ने पूछा उनसे कि क्या ये असली हार है, असली हीरे का है? तो मेरी पत्नी जवाब नहीं देना चाहती थी। तो ना तो कहना चाहती थी कि नकली है, और ना कहना चाहती थी कि झूठ बोलना चाहती थी कि हीरे का है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये तो आर्टिफिशियल है, असली हीरा तो वो है जिन्होंने इसको पहन रखा है। कहने का क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ज्वेलरी की तरह यूज करिए, आप टेक्नोलॉजी को ज्वेलरी की तरह यूज करिए, असली हीरा तो आप हैं। आपने यस। उसको कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ना कि उससे आप कंट्रोल हो जाएं।
तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, आप सबको भी समझदार होना पड़ेगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली बात क्या है, अब आप कहोगे बच्चे सारे दिन भर देखते हैं, आप मजबूर करते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि बच्चे को बैठा के खाना खिला सके, तो आप क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल देखते देखते खिलाने की आदत डाल देते हैं। आप सारे समय खुद मोबाइल देखते हैं, फिर बच्चों को कहते हैं मोबाइल मत देखो। तो आप मोबाइल का ठीक उपयोग नहीं करते, हम रील देखते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं बच्चे देखेंगे। तो दिक्कत पता है क्या है, हम ऐसी पावर्स को बुला लेते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक फाइथन करके एक था, वो सूरज का बेटा था, सूरज हीलियस, भगवान हीलियस का बेटा था। वो अपनी डिवाइन ओरिजिन को साबित करने के लिए पीछे पड़ जाता है सूरज को कि मुझे ना ये सूरज का रथ उड़ाना है, मैं इस रथ को चलाऊंगा। वो बहुत मना करते हैं कि भाई ये रथ मत चला, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तू इसे, कोई भी ह्यूमन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन पिता उसकी जिद के आगे हार जाते हैं, वो रथ को चलाने लगता है। पहले तो आकाश में बड़ा तेजी से उड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे कंट्रोल नहीं होता, और फिर वो सूरज जो है वो सारी पृथ्वी को जलाना शुरू कर देता है, सारे जानवरों को मार देता है, और लग रहा होता है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। तब जाइस गॉड आते हैं, ये कथा है रोमन की। तो जाइस गॉड आते हैं और फिर वो थंडरबोल्ट से पाइथन को मारते हैं और पृथ्वी को दोबारा बचाते हैं। तो हम ऐसी ताकत अपने अंदर ना लाएं जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। तो ये आप देखिए कि इसका उपयोग आप और माता पिता, यानी टीचर और माता पिता मिलकर अगर कंट्रोल करेंगे, हम भी तो नियम बनाए कि हम 5 घंटे मोबाइल नहीं देखेंगे, ये रखा है मोबाइल, तो बच्चों को भी आप नियम बता सकते हैं कि भाई 5 घंटे आपको भी नहीं देखना है। तो वही बात है, पहले खुद करिए फिर दूसरे को कराइए, है ना। जैसे वो होता है ना हवाई जहाज में जब वो अनाउंस करती है कि हवा का दबाव कम होने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप निकल आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें, तब दूसरे की मदद करें। तो बस पहले आप करना शुरू कर दीजिए, देखिए फिर होने लगेगा। बस मैं बस इसको लास्ट, ये क्वेश्चन लास्ट हुआ जी भाई शशांक जी। हाँ बिल्कुल, आज का विषय भी ये था ना, जिज्ञासा संस्कृति। वो जिज्ञासाएं फैल गई हैं और ये शाम को 6 बजे तक नहीं समाप्त होंगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, जिज्ञासा है तो बहुत अच्छी बात है। इतना सफल विषय डॉक्टर साहब ने लिया है शशांक जी। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस आग्रह के साथ, क्यूरियोसिटी डॉक्टर साहब ने हम सबके बीच में जगाई है, आपके कोई समाधान के लिए जिज्ञासाएं होंगी तो वो प्रशिक्षण विभाग को आप भेजिएगा, वो आदरणीय डॉक्टर साहब तक भेजी जाएंगी, और वहां से उनके समाधान आते ही उनका वर्कशॉप भी ले सकेंगे। मैं आग्रह करूंगा इस समय, प्लीज इसको म्यूट कीजिएगा। मैं आग्रह करूंगा, अपने मध्य में आदरणीय प्रदेश निरीक्षक जी यशवीर जी हैं, आज की इस वर्कशॉप के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय यशवीर जी भाई साहब। आदरणीय यशवीर जी भाई साहब, प्रदेश निरीक्षक नगरीय शिक्षा, मैं आपसे आग्रह करता हूं इस आज की बहुत सारगर्भित बैठक का, वर्कशॉप का एक औपचारिक धन्यवाद करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय यशवीर जी। नहीं है तो आप कर दो। देखिए आप सबको रिक्वेस्ट किया गया था कि अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। अब आप टोटल में देखिए कि कितने वीडियो ऑन हैं। इससे पता लगता है कि आप विद्यार्थियों को कहते हैं वो अनुशासन में नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं हैं। हम एज अ टीचर, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ हमने कितने अपने वीडियो ऑन रखे हैं। आप देखिए मुश्किल से 10-20 वीडियो ऑन थे, बाकी सारे के सारे वीडियो क्लोज है। तो मैंने बताया ना, वो श्री राम शर्मा आचार्य जी का है ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमें खुद की तरफ ही देखना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस वर्कशॉप का औपचारिक धन्यवाद करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर अजय शर्मा जी। शशांक जी भाई साहब। शशांक जी, यशवीर जी भाई साहब का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। वो प्रखर जी ने कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। कोई नहीं, आप कर दीजिए भाई साहब। नहीं देखिए, एक बार ट्राई करिए, नहीं तो कृष्णकांत जी करेंगे। ठीक है, चलो हम कर दो। पहले देख लीजिए, यशवीर जी को देख लीजिए एक बार।
हेलो शशांक जी, एक बार आग्रह कर लीजिए यशवीर जी मैं से। आदरणीय यशवीर जी भाई साहब से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि वो इस वर्कशॉप का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। ये अलग बात है कि हम सब लोगों के मन उनको धन्यवाद दे ही रहे हैं, फिर भी औपचारिकता है। उनसे जी। बात नहीं हो पा रही। हेलो तो मैं कृष्णकांत जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ, वो इस बैठक को, इस वर्कशॉप का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आदरणीय कृष्णकांत जी द्विवेदी, आगरा। ये सौभाग्य है भाई साहब विद्या भारती का कि आप जैसे लोग बड़ी सहजता से मिल जाते हैं। और ये इसका क्रेडिट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके परम मित्र हैं और आप वास्तव में एक लीजेंड पर्सन हैं, हम सब के लिए बहुत एसेट हैं। और आज जो बोला है ना सर, वास्तव में वो एप्लीकेबल होना चाहिए स्कूल में, लेकिन वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है, एक बार आप प्रशिक्षण विभाग से जरूर पूछिएगा। आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदरणीय हरिशंकर जी भाई साहब का भी धन्यवाद आपको ज्ञापित किया जा रहा है। मेरी बात अभी फोन पे हुई थी, वो एक विशेष बैठक में अचानक आई है, उसमें है। मैं उनकी ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका, प्रांत की ओर से। और इस वर्कशॉप को हम लोग बाद में यूट्यूब के माध्यम से फिर से सुन सकेंगे। आज की इस बैठक को, इस वर्कशॉप को 3 बार चला रहे हैं कुमार प्रखर जी, जो सारा टेक्निकल एंड से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वर्कशॉप में 10 स्कूल सामने प्रेजेंट थे। ऐसे कुछ अन्य स्कूल जो प्रिंसिपल्स के द्वारा जो लिंक दी गई उसके माध्यम से 1000 लोगों के जुड़े होने की जानकारी कुमार प्रखर जी के द्वारा प्राप्त हुई है। तो मैं प्रशिक्षण विभाग के आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हम सब उनके मार्गदर्शन में भी काम कर रहे हैं। और सभी प्रधानाचार्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सक्रियता से सबको जोड़ा है। और जो वरिष्ठ आचार्य जी इसमें जुड़े हुए हैं, वो अपने वर्कशॉप को आगे जो रह गए हैं उनमें भी इसको प्रसारित करेंगे। यूट्यूब का लिंक कल प्रातः तक आप सबको मिल जाएगा। इसी आशा के साथ हम लोग इस बैठक को पूर्ण करेंगे और कल्याण मंत्र यहां से मैं बोलूंगा, शेष अपने स्थान से वहीं रखेंगे। डॉक्टर अनूप जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने ये अवसर प्रदान किया हम सब आपको सुन सकें। और ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है कि क्यूरियोसिटी जैसे विषय पर कि हम लोगों ने समझा। इस बीच में कुछ लोगों ने टिप्पणी की, मैसेज डाला कि वो जो बुक आपने शो की पास भी है, तो वो बड़े हैप्पी हैं, वो दिखा रहे थे कि बुक हमारे पास भी है। ऐसी बुक्स सबके पास मिलेंगी। आदरणीय डॉक्टर अनूप जी हमारे मध्य में रहे, कल्याण मंत्र के साथ इसको पूर्ति करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।